सर आप तो फिर से पर्सनल हो गए। पर्सनल कहाँ हुआ मैं? सर मैंने आपसे क्या बोला कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है। तो आपने मुझसे क्या बोला कि तभी तुम सिंगल हो। सर एक बात बताओ, अगर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही तो उससे मेरे सिंगल रहने का क्या ताल्लुक है? क्या रिलेशनशिप है ये? क्यों पर्सनल हो जाते हो लेक्चर स्टार्ट होते ही? बेटा रिलेशनशिप है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, अगर आपको केमिस्ट्री किताबों की समझ में नहीं आ रही, तो रियल लाइफ में केमिस्ट्री कैसे बनाओगे? है ना? और अगर आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करते नहीं आ रही, तो रियल लाइफ में बॉन्डिंग कैसे करोगे? और किसी भी चीज को समझना जरूरी है, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। सर आप तो वाकई में पर्सनल हो रहे हो, फिर रोस्ट भी कर रहे हो बेचारे को। अरे रोस्ट वाली बात नहीं है, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी होती है, बायोलॉजी से भी ज़्यादा इजी होती है, एक बार समझ में आ जाए। सर पर बायोलॉजी इंटरेस्टिंग होती है जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाँ मुझे पता है कि आपका फेवरेट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करके अगर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँ तो सर फिर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। फिर बॉन्डिंग कर लोगे? हाँ सर फिर तो बॉन्डिंग भी कर लेंगे, किताबों में भी और रियल लाइफ में भी। वो बात अलग है कि रियल लाइफ में बॉन्डिंग करने के बाद भी बॉन्ड आजकल इतने वीक हो गए हैं कि फटाफट टूट जाते हैं, है ना? क्या कह रहे हो फ्रेंड विद बेनिफिट, चुपचाप पढ़ाई करो। चलो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। चलो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि यार ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो आपको सीधा सा बोलना है, देखो भैया, ऐसे कंपाउंड जहां पर आपको देखने को मिले कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पर हमें देखने को मिले कि कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है सर, बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्डिंग होती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये कार्बन चार चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके रखता है। देखो केमिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग है। एक कार्बन, एक कार्बन चार चार हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी, तो आपको बोलना है चार, क्योंकि एक कार्बन हाइड्रोजन के चार चार मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग रखता है। तो क्या आप एक के साथ भी बॉन्डिंग नहीं रख सकते? फिर से पर्सनल हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर याद रखना है, एक कार्बन चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग रखता है, इसका मतलब है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? चार हो गई। क्लियर है? बचपन में पढ़ा है कि कार्बन की वैलेंसी चार होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, कार्बन चार हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। और अगर ये हाइड्रोजन यहां से चला जाए ना, तो कार्बन को दुख नहीं होता, क्योंकि कार्बन और भी ग्रुप्स के साथ, और भी एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है, जैसे कि फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, या फिर एक्स। सर वो तो चली गई ना बेटा, एक्स एक्स हेलोजन। केमिस्ट्री में एक्स का मतलब क्या है? हेलोजन। ये वही एक्स है जो बेचारे मैथमेटिक्स वाले ढूंढ रहे रहते हैं पर उन्हें मिलता नहीं है ना? पर हमें मिल गया कि यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है? हेलोजन। हेलोजन का मतलब होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और भी होता है पर आपको इतना यहाँ काफ़ी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड देखने को मिलता है। कार्बन चार चार हाइड्रोजन के साथ रहता है, मतलब कि कार्बन की वैलेंसी चार होती है। एक कार्बन का मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो सकता है। अगर ये हाइड्रोजन कल को रिप्लेस हो जाता है या चला जाता है, तो इसके सब्सटीट्यूट में फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे एलिमेंट्स आके जुड़ सकते हैं, या फिर कोई भी हेलोजन ग्रुप जैसे कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी आके जुड़ सकता है। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्लियर है सर। सर एक बात बताइए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें देखने को कहाँ मिलेंगे? अरे बहुत जगह देखने को मिलेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको हम कर लेते हैं छोटा, है ना? अब इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। फिर आपका सवाल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको देखने को कहाँ मिलेंगे। तो जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज में निकलोगे, तो आप देखिए प्लांट को, आप देखिए एनिमल को,
और आप देखिए ह्यूमन को। जब आप प्लांट को देखेंगे, एनिमल को देखेंगे, ह्यूमन को देखेंगे, तो इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, या फिर आप बोल लीजिए विटामिन और प्रोटीन। क्या क्या देखने को मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन। और यकीन मानिए कि कार्बोहाइड्रेट की जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, फैट की जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोटीन की जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, विटामिन की या फिर विटामिन की जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, तो सभी में आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। और अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, मतलब कि ये सारे के सारे कैसे हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। कैसे हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि जहां पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग शो करता है उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जब आप प्लांट को देखोगे, एनिमल को देखोगे, ह्यूमन को देखोगे, तो सभी में आपको देखने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन। और इन सब में चाहे आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, तो यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। चाहे आप देखेंगे किसी फैट की स्ट्रक्चर, चाहे आप देखेंगे किसी विटामिन की स्ट्रक्चर, जैसे विटामिन A B C D E K, कोई सा भी विटामिन होगा, सब में कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है। या फिर आप प्रोटीन को किसी भी लेवल पे देखो, प्रोटीन को किसी भी लेवल से मतलब प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर होती है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन को किसी भी लेवल पे आप देखोगे, चाहे प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्शरी लेवल पे, क्वॉटरनरी लेवल पे, तो चारों में आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है। तो प्रोटीन को आप चाहे किसी भी लेवल पे देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो, सेकेंडरी देखो, टर्शरी स्ट्रक्चर देखो या फिर क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर देखो, चारों में आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, ये सारे कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यहां तक कि अगर आप देखोगे कॉस्मेटिक, अगर आप देखोगे मेडिसिन, तो चाहे मेडिसिन हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे प्लास्टिक ही क्यों ना हो, चाहे फूड हो, चाहे फैब्रिक हो या फिर फ्यूल हो, फ्यूल का मतलब पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सब भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मतलब यहाँ पर भी कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखता है। जब आप इन सब की स्ट्रक्चर देखोगे, आगे जब आप जाओगे ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि हर मेडिसिन में आपको कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो चाहे मेडिसिन हो या फिर आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो या फिर आपका फूड हो या फिर आपका फैब्रिक हो या फिर आपका फ्यूल हो, फ्यूल का मतलब जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या फिर आपका प्लास्टिक हो, तो इन सब में क्या देखने को मिलेगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है सर, अब तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? अरे सर यही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि कार्बन जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हो, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के पास हाइड्रोजन होते हैं वो भी 4 4, और अगर हाइड्रोजन चला भी जाए तो कार्बन किसी के साथ भी जुड़ सकता है, जैसे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या किसी भी हेलोजन ग्रुप के साथ। फिर आपने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कई जगह पे देखने को मिलते हैं, जैसे प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया। हमें ये भी पता है कि प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर में भी हमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि आपकी मेडिसिन हो गई, कॉस्मेटिक हो गई, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आपका फूड हो गया, आपका फैब्रिक हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, इन सब में भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। मतलब ये भी सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर? अब मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में? अभी आगे IUPAC भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, नामकरण भी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, टेंशन मत लो। ठीक है सर। सर एक बात बताइए, अगर मेरे सामने कोई कंपाउंड है तो मैं कैसे पहचानूंगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? तो अगर मुझे पहचानना है, अगर मैं देखूं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि मैं कैसे पहचानूं कि सामने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या फीचर होते हैं? तो सबसे पहला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा कार्बन। ऑब्वियसली कार्बन तो देखने को मिलेगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ऑब्वियसली। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड के, आप कैसे पता लगाओगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है?
तो सबसे पहले बोल देना, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी, और अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कंबस्टिबल होते हैं, मतलब कि इनमें आग लग सकती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इनमें आग लग जाती है, आग लगा सकते हो आप, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कम होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सोल्यूबल नहीं होते। जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब ये पानी में सोल्यूबल नहीं है, पर अगर इसमें आप H को हटा के OH लगा दोगे, क्या लगा दोगे? OH लगा दोगे। OH का मतलब एल्कोहल। तो सर एल्कोहल तो पानी में मिक्स हो जाता है ना। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें पता होगा ये सब कि एल्कोहल पानी में मिक्स हो जाता है। तो नॉर्मली तो ये इनसोल्यूबल होता है, पर अगर आप किसी हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके वहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दोगे, जैसे कि एल्कोहल लगा दिया, तो यहाँ पर पोलैरिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से फिर ये सोल्यूबल हो जाता है। पर जनरली पानी में ये सोल्यूबल नहीं होता, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एयर में ये कंबस्टिबल होता है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि वो आइसोमेरिज्म शो करे। क्या शो करे? आइसोमेरिज्म शो करे। आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। आगे बहुत तरह के आइसोमर पढ़ेंगे, जैसे कि रिंग, पोजीशन, फंक्शनल, बहुत तरह के आइसोमर है। ठीक है, ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, एयर में कंबस्टिबल होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है सर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है यहाँ पर? कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सारी प्रॉपर्टी। देखिए, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कोवलेंट नेचर, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनसॉल्युबल इन वाटर, कंबस्टिबल, आइसोमेरिज्म शो करते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड ये बना सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गए। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कैसे पता लगाऊंगा, तो आप सीधा सा बोलना, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड होगा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो कोवलेंट नेचर होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इनसोल्यूबल इन वाटर होगा, कंबस्टिबल होगा, आइसोमेरिज्म शो करेगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाएगा। सर ऑब्वियसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाएगा, तभी तो आप देखिए प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन में, सब जगह पे देखने को मिल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहाँ तक कि सर जो मेडिसिन बन रही है वो सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारी जो कॉस्मेटिक है वो सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, फूड देख लो, फैब्रिक देख लो, सब कुछ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्लास्टिक देख लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लार्ज नंबर में कंपाउंड्स बनाते हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। अब मुझे बताओ, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन सब कुछ क्लियर है? ठीक है, एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कार्बन है, ये बॉन्डिंग बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, पर जब कभी हाइड्रोजन चला जाता है तो अदर एलिमेंट भी यहाँ पर आके जुड़ सकते हैं, कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं। अदर एलिमेंट में मैंने लिखा है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन। हेलोजन मतलब एक्स, मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? फिर मैंने आपको लिखा है चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, सबके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया। फिर मैंने आपको लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, फ्यूल, फ्यूल में पेट्रोल डीजल हो गया, प्लास्टिक हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, फूड हो गया, फैब्रिक हो गया। क्लियर? ये सारी डेफिनेशन सब कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर नेक्स्ट पेज में मैंने आपको बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे। तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इनको क्लासिफाई तो करना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन हम करते हैं तीन बेसिस पे। कितने बेसिस पे? तीन बेसिस पे। एक होता है स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन करना, एक होता है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना, और तीसरा क्लासिफिकेशन होता है होमोलोगस सीरीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो,
इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हमें उनका क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन के लिए कोई तो बेसिस होगा, कोई तो आधार होगा, किसी बेसिस पे तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड ऑन द बेसिस ऑफ होमोलोगस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फिर हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, फिर हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज के बेसिस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके बेसिस पे देखेंगे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे। तो जब मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड करूंगा तो एक तरफ तो आएंगे ए साइक्लिक, क्या आएंगे, ए साइक्लिक कंपाउंड, और दूसरी तरफ आएंगे साइक्लिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। तो एक तरफ तो हो गए आपके ए साइक्लिक कंपाउंड, दूसरी तरफ हो गए आपके साइक्लिक कंपाउंड। अब ए साइक्लिक को आप कह सकते हैं ओपन चेन, क्या कह सकते हैं, ओपन चेन, या फिर आप बोल सकते हैं ए से ए साइक्लिक, और यहां पर एक और नाम होता है एलिफैटिक। क्या बोल सकते हैं, एलिफैटिक। देखो जो भी मैं बता रहा हूं साफ साफ आपको याद करना है। ए साइक्लिक, ए साइक्लिक को हम कह सकते हैं एलिफैटिक, या फिर हम बोल सकते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो हमने क्या करा, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करने की कोशिश करी। तो हमने दो तरह से क्लासिफिकेशन किया, एक तो ओपन चेन है और एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहां पर देखो सबसे पहले ये नाम आपको क्लियर हो गए ना, मैं एक बार और लिख दूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे ए साइक्लिक को। ए साइक्लिक का मतलब होता है आपका एलिफैटिक, एलिफैटिक का मतलब होता है आपका ओपन चेन। ओपन चेन जैसे कि कार्बन 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 कार्बन, आप देख सकते हैं कार्बन की ये लॉन्ग चेन है। ठीक है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं कार्बन का सब्सटीट्यूएंट जैसे कि CH3 C2H5, पर ये क्या है, कार्बन की लॉन्ग चेन है, कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। और अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो साइक्लिक में क्या होता है, इस तरह से साइकिल बन जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं ये वाली भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं ये वाली भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जहां से चली वहीं पे वापस आ गई, पर वो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ए साइक्लिक का मतलब होता है एक रिंग में है, एक ओपन रिंग है, कहीं से भी कहीं ऐसे क्लोज नहीं हो रही, एक ओपन रिंग है, ओपन रिंग। क्लियर हुआ, तो ये जो ओपन रिंग है ये आपकी ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो ए साइक्लिक होते हैं, एलिफेटिक होते हैं, ओपन रिंग होते हैं, ये भी तीन तरह से होते हैं। एक हो गया आपका एल्केन, एक हो गया आपका एल्कीन, और एक हो गया आपका एल्काइन। सुना है ना बचपन में, एल्केन एल्कीन एल्काइन, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। अब ये n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो मैंने आपसे क्या बोला, हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया है, तो दो तरह से हो गया, ए साइक्लिक और साइक्लिक। ए साइक्लिक को हम एलिफेटिक भी बोलते हैं, ओपन चेन भी बोलते हैं, जहां पर हमने देखा कि ए साइक्लिक तीन तरह से हो गए, एल्केन एल्किन एल्काइन। एल्केन का मतलब होता है जनरल फॉर्मूला यहाँ पर CnH2n+2, एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। यहाँ पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर। अब सिंगल बॉन्ड, एल्केन का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है मतलब कि वो क्या है, एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो क्या है, एल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो वो क्या हो जाएगा, एल्काइन। तो बहुत इजी है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। एल्केन एल्किन एल्काइन, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं ये जो होता है ये होता है सैचुरेटेड। मतलब कि अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे कि ये सैचुरेटेड है। पर अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे कि ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो अनसैचुरेटेड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया एल्केन, डबल का मतलब हो गया एल्कीन, और ट्रिपल का मतलब हो गया एल्काइन। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर कितने सिग्मा के हैं और कितने पाई के हैं। तो यहाँ पर एक सिग्मा होता है और पाई जो है 0 होता है।
सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं यहाँ पर? एक, और पाई कितना होता है? 0। एल्केन की बात कर रहा हूं, एल्केन में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 0 पाई बॉन्ड होते हैं। एल्कीन की बात करूं तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड भी होगा, ठीक है। और अगर एल्काइन की बात करूं तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा दो पाई। बहुत इजी है, जितना मैं बता रहा हूं उतना याद रखो। मैं वापस बोल देता हूं, हमने क्या करा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। दो तरह से क्लासिफिकेशन है, एक हो गया ए साइक्लिक, एक हो गया साइक्लिक। ए साइक्लिक का मतलब है एलिफेटिक, मतलब कि यहाँ पर ओपन चेन रहती है। तो आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन की यहाँ पर ओपन चेन है। हो सकता है कि वहां पर कोई सब्सटीट्यूएंट ऐड हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब हमने ए साइक्लिक को क्लासीफाई किया तो वो तीन तरह से है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का मतलब CnH2n+2, एल्कीन का मतलब CnH2n, और एल्काइन का मतलब CnH2n-2, एन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। फिर हमने देखा अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। फिर हमने देखा कि ये जो है सैचुरेटेड होता है एल्केन, और एल्कीन और एल्काइन जो होता है अनसैचुरेटेड होता है। फिर हमने देखा कि अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो मतलब यहाँ पर एक सिग्मा है और 0 पाई बॉन्ड है। पर एल्कीन को देखो तो एक सिग्मा और एक पाई, और एल्काइन को देखो तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के ए साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को क्लासिफाई किया। अब हम करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करूं तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने कार्बन मिलकर साइकिल पूरी कर सकते हैं? क्या एक कार्बन से साइकिल पूरी होगी? नहीं होगी। क्या दो कार्बन से साइकिल पूरी होगी? दो कार्बन की क्या साइकिल है? नहीं होगी। क्या तीन से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक, दो, तीन। आप देखिए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और यहाँ पर ये साइकिल पूरी हो गई। ये साइकिल यहाँ पर पूरी हो गई। ये एक क्लोज चेन है। क्या है? क्लोज चेन। तो अगर आपको क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनानी है तो मिनिमम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। 3 कार्बन से क्लोज्ड स्ट्रक्चर शुरू होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर शुरू होती है। तो हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आपको 3 तरह से है। एक हो गया आपका एलिसाइक्लिक, एक हो गया आपका एरोमेटिक। कैसा हो गया? एरोमेटिक। और एक हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक। क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक। इसको मैं समझाता हूँ। जैसे एलिसाइक्लिक को सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। साइक्लिक का मतलब क्या हो गया? साइकिल है। जैसे ये मैंने साइकिल पूरी कर दी। आप देख सकते हैं कार्बन 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 कार्बन, ये साइकिल पूरी है। यहां से चलो, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये साइकिल पूरी हो गई। ठीक है। अब एरोमेटिक की बात करते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह से साइकिल पूरी हुई, पर एरोमेटिक में क्या देखने को मिलेगा कि अंदर आपको इस तरह से डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। पर जब आप देखोगे एलिसाइक्लिक वाली स्ट्रक्चर को तो यहाँ पर अंदर किसी भी तरह का कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो यही फर्क होता है कि जो एलिसाइक्लिक होती है वहां पर किसी भी तरह का कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। पर जब आप एरोमेटिक रिंग को देखोगे तो वहां पर अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। और ये डबल बॉन्ड पता है क्या करते हैं? ये डबल बॉन्ड एक जगह पे बैठे नहीं रहते। ये डबल बॉन्ड जंपिंग करते रहते हैं। इधर से इधर कूदते हैं, इधर से इधर कूदते हैं, मतलब कि डबल बॉन्ड शिफ्ट करते रहते हैं। ये वाला यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। इस तरह से इनकी शिफ्टिंग, इनकी जंपिंग चलती रहती है। और इसकी जंपिंग चलने की वजह से हम यहाँ पर कहते हैं कि डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है। डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी शिफ्टिंग होती है। या तो आप बोल लीजिए डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है, या फिर आप बोल लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। और इसी शिफ्टिंग की वजह से इस चेन को, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एरोमेटिक रिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एरोमेटिक का मतलब क्या होता है तो आपको बोल देना है एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एरोमेटिक रिंग इस तरह की रिंग होती है, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन में शिफ्टिंग होती रहती है। क्या होती रहती है? शिफ्टिंग होती रहती है। सो दिस इज एरोमेटिक। ठीक है। और एलिसाइक्लिक में किसी भी तरह का डबल बॉन्ड है ही नहीं। जब डबल बॉन्ड है ही नहीं तो शिफ्टिंग होगी ही नहीं। इसलिए एलिसाइक्लिक को कहते हैं नॉन एरोमेटिक। क्या कहते हैं? नॉन एरोमेटिक। और मैंने आपको क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर रहे हैं, यही बोला था ना
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, और उसके क्लासिफिकेशन के लिए हमने बोला है कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे, और स्ट्रक्चर में हमने बोला है कि एक तो हो गया एलिफेटिक और एक हो गया आपका साइक्लिक, यही बोला था। फिर एलिफेटिक में हमने देखा था एल्केन, एल्किन, एल्काइन देखा था। अब देखो एलिफेटिक और पहले वाले का नाम क्या है हमारे साइक्लिक में, एली साइक्लिक। तो यहाँ पर जो एली है ना, एली, इस एली का मतलब यही होता है एलिफेटिक। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एली साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक तो है, पर एलिफेटिक की तरह प्रॉपर्टी रखती है। रिएक्शन किसकी तरह शो करेगी, एलिफेटिक की तरह। ये वाले एलिफेटिक की तरह रिएक्शन शो करेगी, ठीक है। इसलिए नॉन एरोमेटिक होती है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड भी नहीं होता तो शिफ्टिंग होती नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। क्लियर हो गया, एलिफेटिक, एरोमेटिक, या फिर आप बोल सकते हैं नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। तीसरी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो होती है हेटेरोसाइक्लिक। अब देखो नाम से पता लग रहा है हेटेरो, हेटेरो मतलब डिफरेंट, कुछ अलग। एक होता है होमो, होमो का मतलब सेम, एक है हेटेरो मतलब डिफरेंट, कुछ अलग। जैसे कि अब यहां पर आप देखिए क्या हुआ, ये कार्बन था, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। यहाँ पर सभी क्या है, होमो है। क्या है, सभी होमो। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन आके जुड़ गया, मतलब कि ये हेटेरो एटम है। अभी तक सब क्या थे, होमो थे। कार्बन 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 कार्बन, सभी क्या है, होमो एटम। पर यहाँ पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन आके जुड़ गया, तो ये हो गया एक हेटेरो एटम, एक डिफरेंट एटम। तो इसे कहेंगे हम हेटेरो एटम। और अगर ये हेटेरो एटम हुआ और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हुई, इसलिए इसको बोला गया हेटेरोसाइक्लिक रिंग। क्या बोला गया, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे हेटेरोसाइक्लिक रिंग क्या होती है, तो आपको बोलना है बाकी सभी तो कार्बन होते हैं, बाकी सभी तो होमो एटम होते हैं, पर वहां पर एक हेटेरो एटम आ जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन आ गया, हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है सल्फर हो। उस हेटेरो एटम आने की वजह से उस साइक्लिक रिंग को हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग, क्योंकि वहां पर एक हेटेरो एटम आ चुका है। क्लियर है। तो अब आप देख लीजिए इस साइकिल को, देखिए क्लासिफिकेशन करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे। ओपन चेन हो गया, ए साइक्लिक हो गया, या फिर आप बोल लीजिए एलिफेटिक हो गया। यहाँ पर ये तीन तरह से एल्केन, एल्किन, एल्काइन। यहाँ पर सभी का जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड को हम बोलेंगे सैचुरेटेड। सिग्मा पाई मैंने आपको बता दिया किसमें कितने होते हैं, क्लियर। उसके बाद उधर आ जाइए, क्लोज चेन मतलब कि साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला है एलिसाइक्लिक। मैंने आपको बोला कि एली का मतलब एलिफेटिक, तो ये एलिफेटिक की तरह रिएक्शन शो करेगा। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया आपका, अभी नामकरण सीखेंगे हम, है ना। फिर ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। एक बात और मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, अच्छी बात बताता हूँ, है ना, एक राज की बात बताता हूँ। मतलब बहुत सारे बच्चों को पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से डबल बॉन्ड है। और मैंने आपको क्या बोला कि ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये वाला बॉन्ड आगे जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड आगे जाएगा, इस तरह से शिफ्टिंग होती रहती है। मैं एक बॉन्ड यहाँ पर हूँ, मैं थोड़ा आगे गया तो मेरे आगे वाला बॉन्ड और आगे जाएगा, ऐसे शिफ्टिंग होती रहती है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्यों लिख सकते हैं इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बेंजीन है। क्या है ये, बेंजीन, या फिर आप बोल लीजिए एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन है, एरोमेटिक रिंग है। अब इस वाली स्ट्रक्चर को इस तरह से क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड। तो जब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। तो अगर धीरे धीरे आएगा तो विजिबल रहेगा। इसको ऐसे समझो कि पंखा है, पंखे में तीन पंखुड़ियां हैं, वो धीरे धीरे घूम रही है तो विजिबल है, धीरे धीरे घूम रही है तो विजिबल है। और अगर एकदम तेज 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 घूमे तो एक सर्कुलर फॉर्मेट दिखेगा। क्या दिखेगा, सर्कुलर फॉर्मेट। अगर पंखा तेज घूमे तो एक सर्कुलर फॉर्मेट, और धीरे धीरे घूमेगा तो तीनों पंखुड़ी अलग अलग दिखेगी। वैसे ही अगर बॉन्ड धीरे धीरे शिफ्ट होंगे तो तीनों अलग से दिखेंगे, पर अगर ये बॉन्ड जल्दी 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 शिफ्ट होंगे तो एक सर्कुलर फॉर्मेट में दिखेंगे। इसलिए चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो यही डबल बॉन्ड है और कुछ भी नहीं है। समझ में आया, ठीक है। और एक बात और, कि जो एरोमेटिक रिंग होती है ना, जहां पर डबल बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, तो एरोमेटिक रिंग जो है हमेशा हकल रूल को फॉलो करती है। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही काफी है, इतना ही याद रखो
कि एरोमेटिक रिंग मतलब हकल रूल को फॉलो करेगी वो रिंग, और हकल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखना, हो जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा। आपने बोला कि एरोमेटिक रिंग ऐसी रिंग होती है जहां पर शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होती है, और एरोमेटिक रिंग हकल रूल को फॉलो करती है। और हकल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि हकल रूल को फॉलो करेंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर ये हेटेरोएटम का बता रखा है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर जो बताया था वो पिरिडीन का था, जहाँ पर नाइट्रोजन आ गया था ना, तो वो पिरिडीन का स्ट्रक्चर था। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या करा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब दूसरा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पर है OH। यहाँ पर है आपका कार्बन कार्बन, और यहाँ पर है CHO। यहाँ पर है आपका कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पर मान लीजिए COOH है। ठीक है। चलिए इनकी नेमिंग करते हैं। आपको ये तो पता होगा ना कि एक कार्बन को मेथ कहते हैं, दो को एथ कहते हैं, याद है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अगर आपको ऐसा आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे भी याद रखो केमिस्ट्री में, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अभी आगे याद कराऊंगा, ठीक है। देखो, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, कितने कार्बन है, 5। 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंट, पेंट हो गया। अब ये सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड है। आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड है, मतलब कि एल्केन है, तो पेंट एन हो गया। एल्केन है ना, तो एन हो गया। मैंने आपको बोला था ना कि सारे सिंगल बॉन्ड हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन होगा, सारे डबल बॉन्ड हो या कोई भी डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो एल्काइन होगा। पता है ना, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। तो यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे, एन। ठीक। और यहाँ पर OH है, OH मतलब OH एक फंक्शनल ग्रुप है, और इसका जो सफिक्स होता है ना वो होता है ओल। क्या होता है, ओल। जहां भी एल्कोहल, देखो नाम से पता लग रहा, एल्कोहल, तो ओल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ओल लगाया जाता है। तो यहाँ पर ओल लगा दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। पर अभी भी एक गड़बड़ है सर। क्या गड़बड़ है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट लिख दिया, एल्केन है सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिया, और एल्कोहल है तो ओल लिख दिया, पेंटेनॉल। सही तो है, एक गड़बड़ है, इंग्लिश की गड़बड़ है। वोवेल पढ़े, हाँ सर। AEIOU ये वोवेल्स होते हैं, और ये केमिस्ट्री में साथ में नहीं लिखे जाते, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, AEIOU ये केमिस्ट्री में साथ में नहीं लिखे जाते, ये वोवेल्स होते हैं इंग्लिश के। तो आप देखिए, ई और ओ साथ में है ना, हाँ सर साथ में है, साथ में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर इसका नाम होगा पेंट एन ओल। ई हटा दिया, क्या हटा दिया, ई हटा दिया। अब ये सही है, अब ये सही है। अब क्लियर हो गया कि वोवेल को साथ में नहीं लिख सकते। क्लियर, क्लियर। चलिए दूसरे वाले की नेमिंग करते हैं। दूसरे वाले की, एक कार्बन, दो कार्बन, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड के लिए अल आता है। क्या आता है, अल। मैथ, एथ, प्रोप, ये वाला कार्बन भी तो गिनेंगे। अरे बेचारा फंक्शनल ग्रुप का भी तो कार्बन होता है, गिनेंगे भाई। तो मैथ, एथ, प्रोप, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोप। अब ये बताओ, ये सिंगल बॉन्ड है के सारे, हाँ सर सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, एन। ठीक। और फिर एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, अल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। पर अभी भी ये गलत है, क्यों सर, अरे वही वोवेल, देखो ये साथ में आ गया ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, प्रोपेनल। अब ये सही है। क्लियर हुआ, ठीक है सर। हमें ये तो क्लियर हो गया कि एल्डिहाइड के लिए अल लगा दिया आपने, और एल्कोहल के लिए ओल लगा दिया आपने, और हमारा नाम हो गया। नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 और 4 कार्बन, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूट। अब ये एल्केन है, एल्कीन या एल्काइन, सर सारे सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है सर। कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं तो इन क्यों बोलूं, कोई ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं तो आइन क्यों बोलूं, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलूंगा, एल्केन। तो ये ब्यूटेन हो गया। और लास्ट में क्या है सर, कार्बोक्सिलिक, तो यहां पर होएगा ओइक। क्या आएगा यहाँ पर, ओइक।
कार्बोक्सिलिक के लिए क्या यूज करेंगे, ओइक। तो ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, क्या बन गया यहाँ पर, ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह से होता है। क्या नामकरण आया, क्या फंक्शनल ग्रुप का रोल समझ आया। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक है, एक ट्रायल बॉल में फेंक रहा हूँ आपके लिए, है ना। अभी तो आपको मैं यॉर्कर डालूंगा, है ना, अच्छे से यॉर्कर डालूंगा, अपर कट आपसे करवाऊंगा, सारी बैटिंग पोजीशंस आपको करवा दूंगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ही ना आए। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल। लास्ट में आप बोलोगे सर ये क्या लल्लू से क्वेश्चन है ना। कुछ भी नहीं है, ये देखने लायक भी नहीं है, पर क्या है कि अभी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी पड़ रही है ना, इसलिए बताने पड़ रहे। क्लियर हो गया। मैथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेनोइक एसिड। तो अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, और कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक। क्लियर, क्लियर है सर। तो इसीलिए यहां पर आपको दिखा रखा है कि जो दूसरा क्लासिफिकेशन का हमारा बेसिस है वो है फंक्शनल ग्रुप। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहला बेसिस था हमारा क्लासिफिकेशन का, वो था स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब जो दूसरा बेसिस है क्लासिफिकेशन का ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो है ये है हैलोजन। ठीक है, क्या है ये, हैलोजन है। जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो यहां पर इसके लिए लिखा है हैलाइड। फिर ये हो गया NH2 मतलब कि अमीन। O मतलब कि इधर भी आर है, इधर भी आर है। आर का मतलब हो गया आपका कार्बन। अब चाहे एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, पांच कार्बन हो, 10 कार्बन हो, आर का मतलब हो गया कार्बन। तो अगर देखे ROR तो मतलब ये है ईथर। क्लियर हुआ। तो हमने सेकंड बेसिस है हमारा क्लासिफिकेशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। नाउ अवर थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम इतना मायना नहीं देते क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मेनली मेनली दो बेसिस पे क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दूसरा है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, और ये तीसरा है, सिर्फ आपको याद होना चाहिए इसलिए बताया है कि होमोलोगस सीरीज के बेसिस पे भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हो। आइए जानते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर है CH3OH, मैथ, और ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप, तो ऑल, मैथ, और ये एल्केन है, एन, पीछे क्या है, ऑल है, मैथेनॉल, फिर ये एथेनॉल, ये प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें, इसमें और इसमें सभी में क्या है, फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है। दूसरा, आप देखेंगे यहाँ पर CH3 था, फिर यहाँ पर एक कार्बन बढ़ा, ठीक है, फिर यहाँ से आगे गए तो फिर वापस एक कार्बन बढ़ा। तो आप देखेंगे कि CH2 बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे CH2 बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले हमारा नॉर्मल अल्कोहल ग्रुप लग रहा था, फिर हमने देखा सभी में अल्कोहल ग्रुप है, तो हमने बोला कि अल्कोहल ग्रुप तो यहाँ पर कॉमन है, फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर कॉमन है। फिर हमने देखा पहले में CH3OH है, दूसरे में C2H5OH है, मतलब कि एक CH2 बढ़ गया। तीसरे में देखा C3 हो गया, मतलब कि एक CH2 और बढ़ गया। तो हमें ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, एक एक CH2 बढ़ता जा रहा है, और एक एक CH2 बढ़ने की वजह से यहाँ पर इसका वेट भी बढ़ता जाएगा। आप देखो कि कार्बन ज्यादा होते जाएंगे तो वेट बढ़ता जाएगा, और वेट बढ़ता जाएगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि CH2 ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, तो जैसे जैसे CH2 ऐड होता जाएगा मॉलिक्यूलर वेट में चेंज आएगा। तो इसीलिए मैंने ऐसा बोला कि जैसे जैसे आप होमोलॉगस सीरीज में आगे जाते जाओगे, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी ग्रेजुअली, धीरे धीरे, पर आपकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो यहाँ पर लिखा है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट, और वी कैन से शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर हमने बोला डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2। फिर हमने बोला यहाँ पर एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप है। सारी बातें क्लियर है। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। यहाँ पर जब आप इनकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो सभी में सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सभी में सिंगल बॉन्ड है, सभी एल्केन है। तो यहाँ पर लिखा है हैव द सेम सेम जनरल फॉर्मूला, और अगर एल्केन है तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। तो अगर बात करें होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज एक ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जहां पर जनरल फॉर्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, CH2 से डिफरेंस होता है,
फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। ये सारी बातें मैंने आपको बोल के बता दी और समझा भी दी। क्लियर है? क्लियर है सर? अभी तक क्या क्या क्लियर हुआ बताओ। समय की परवाह ना करो, हम यहाँ समझने आए हैं, समय देखने नहीं। अभी तक सर हमें ये क्लियर हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता कहाँ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, और हमने ये भी देखा सर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हर जगह है, चाहे मेडिसिन देखो, फूड देखो, फैब्रिक देखो, फ्यूल देखो, पेट्रोल देखो, डीजल देखो, प्लास्टिक देखो, कॉस्मेटिक देखो, कार्बोहाइड्रेट देखो, फैट देखो, वाइटामिन देखो, प्रोटीन देखो, आपको हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिल रहा है सर, है ना। फिर हमने क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम करेंगे नोमेनक्लेचर, नामकरण प्रक्रिया शुरू। मेरा नाम क्या है सर? वो तो नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं। मेरा नाम है शुभम गुप्ता। क्या नाम है मेरा? शुभम गुप्ता। सर आपके नाम से हमें क्या करना, हमें तो आईयूपीएसी पढ़ाओ। अरे बेटा सुन तो लो, शुभम जो हो गया वो हो गया प्रीफिक्स। क्या हो गया बेटा? प्रीफिक्स। और जो पीछे गुप्ता लगा रखा है वो हो गया सफिक्स। क्या हो गया? सफिक्स। तो जो आगे लगेगा उसे क्या कहेंगे? प्रीफिक्स कहेंगे। जो पीछे लगेगा उसे क्या कहेंगे? सफिक्स कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई? जो आगे लगेगा वो है प्रीफिक्स, जो पीछे लगेगा वो है सफिक्स। ठीक है, तो क्या हम फाइनली आईयूपीएसी स्टार्ट करेंगे? आईयूपीएसी का फुल फॉर्म पता है? हाँ सर, छोटी क्लासों में पढ़ा था। इंटरनेशनल, मैं बता देता हूँ चलो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और हाँ, फाइनली हम आईयूपीएसी स्टार्ट करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं। पर एक कॉमन सिस्टम देखने के बाद, सर अब ये कॉमन सिस्टम क्या है समझाऊंगा ना। मैं किस लिए हूं? मैं समझाने के लिए हूं। देखो, कॉमन नेमिंग, कॉमन सिस्टम, ट्रिवियल, मतलब कि इतना ज्यादा वर्थ इट नहीं था ये। अब वो मैं बताता हूँ क्यों और यहाँ पर क्या हुआ था। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक चींटी जा रही है, चींटी, एंट एंट, ओके, लाल चींटी, काली चींटी, चींटी जा रही है। जब मैंने चींटी को ध्यान से देखा तो मुझे पता लगा कि चींटी की जो स्टिंग होती है उसमें एसिड मिलता है। क्या मिलता है? एसिड मिलता है। मुझे कैसे पता लगा? चींटी काट गई, काटने के बाद मेरे को रेडनेस हो गई, स्वेलिंग सी हो गई हल्की सी, मुझे पता लगा कि मेरे अंदर एसिड चला गया है ना। चींटी स्टिंग मार गई मेरे को। तो मुझे क्या पता लगा कि जो एंट होती है, एंट की जब मैं स्टिंग देखूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि उसके अंदर एसिड है। क्या है? एसिड। ठीक है, अब एंट को लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में, सर ये हर जगह लैटिन लैंग्वेज ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज डेड लैंग्वेज होती है, इसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये एक डेड लैंग्वेज है, इसलिए इसको यूज कर लिया जाता है। तो हमने देखा कि एंट को लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं फॉर्मिका। फॉर्मिका, क्या कहते हैं? फॉर्मिका। हम तो कह रहे हैं देखो, ओ चिटी, लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? ओ फॉर्मिका जा रही, फॉर्मिका, 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 फॉर्मिका। ठीक है भाई, तो एंट को लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं फॉर्मिका। तो उससे निकल रहा है ना जो एसिड, उसको पता है क्या नाम दे दिया? फॉर्मिक एसिड। भाई ये तो नाम दे दिया सोर्स के बेसिस पे कि भाई चीटी का नाम है फॉर्मिका, तो इससे जो एसिड निकल रहा है उसका नाम रख दो फॉर्मिक एसिड। कोई सेंस है इस बात का? क्या नाम रख दिया? फॉर्मिक एसिड। ये लैटिन लैंग्वेज में है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इंडिया वाले ने डिस्कवर किया होता तो हम क्या बोलते? चीटी का एसिड। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो नॉनसेंस है ना। भाई आप एक बात बताओ कि अगर आप किस बेसिस पे आप यहाँ पर नेमिंग कर रहे हो? आप यहाँ पर किस बेसिस पे नेमिंग कर रहे हो? सोर्स के बेसिस पे कि आपको जहां से मिला उसी का नाम वो रख दो। और ये तो कुछ भी नहीं है। पुराने टाइम पे जो नेमिंग की जाती थी ना, वो हिस्ट्री को देख के की जाती थी, रिसर्चर के नाम पे। जैसे मान लीजिए मैंने एसिड को ढूंढा तो गुप्ता एसिड, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। ये जो नेमिंग है, ये जो कॉमन नेमिंग का सिस्टम है, ये बहुत ही गंदा था। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो डिस्कवर करे जा रहे थे, करे जा रहे थे हम। फिर हमें पता लगा कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, उनकी नेमिंग हमने कैसे करी? रिसर्चर के नाम के बेसिस पे नाम रख दिया, हिस्ट्री को देख के उसका नाम रख दिया, उसका कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो उसको देख के उसका नाम रख दिया, उसको कहाँ से डिस्कवर किया, कहाँ से आइसोलेट किया, उस बेसिस पे उसका नाम रख दिया। जैसे आप देखो ना, एंट को लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं फॉर्मिका, तो हमने एंट की स्टिंग में से जो एसिड निकलता है उसको क्या नाम दे दिया? फॉर्मिक एसिड, जो कि बेहद गलत है। अब ये गलत क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको इस नाम से इसकी स्ट्रक्चर का पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा। क्या आपको इसका नाम देखकर ये पता लग रहा है
कि इसकी स्ट्रक्चर में कितने और किस तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे? नहीं पता लग रहा। तो नाम देख के ना तो हमें इसकी स्ट्रक्चर का पता लग रहा, ना हमें इसकी स्ट्रक्चर में कितने फंक्शनल ग्रुप है उसका पता लग रहा। और लैटिन लैंग्वेज है फॉर्मिक एसिड, अगर वही लैंग्वेज इंडिया में आके बोलो फॉर्मिक एसिड, हम कहेंगे है क्या, सिटिका एसिड। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो ना तो स्ट्रक्चर का पता लग रहा है, ना फंक्शनल ग्रुप का पता लग रहा, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे मैं कहीं भी जाके बोलूँ कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, मुझे चीटिका एसिड ने काट लिया, तो सामने वाले क्या बोलेंगे, अच्छा फॉर्मिक, मैं बोलूंगा चीटिका, वो बोलेंगे फॉर्मिक। तो ये मिसकम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच में, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। और ये जो नाम है ना, जैसे लैटिन लैंग्वेज में बोल दिया फॉर्मिका, कहीं और जाओगे तो दूसरा नाम हो जाएगा। तो ये नाम भी सेम नहीं रह पा रहे, स्ट्रक्चर एक ही है पर नाम भी अलग अलग हो रहे, अलग अलग कंट्री में। तो क्या ऐसे चलेगा कि एक जगह कुछ और बोलो, दूसरी जगह कुछ और बोलो? आज काऊ को काऊ ही बोलेंगे ना, ठीक है। तो इतने सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जब हमें एसिड मिला तो उसका नाम रख दिया हमने कि वो कहाँ से आइसोलेट किया गया। जैसे चींटी से किया गया तो हमने क्या नाम रख दिया, फॉर्मिक एसिड। पर उससे हमारी क्या दिक्कत आ रही कि हमें स्ट्रक्चर का पता नहीं लग रहा, फंक्शनल ग्रुप का पता नहीं लग रहा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही, मिसलीड हो रहे हम, हमें किसी भी तरह से कोई भी समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा, मिसलीड हो रहे, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही, स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रही, फंक्शनल ग्रुप का पता नहीं लग रहा। तो ये सब गलत है ना। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे हैं, अगर आप एक ही में रुक गए तो लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप कैसे नेमिंग करोगे? आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसे बहुत सारे आपने सोर्स के बेसिस पे नाम रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि बहुत सारे सोर्स के बेसिस पे नाम रखे हुए हैं। देखो आप, फॉर्मिक एसिड ये भी सोर्स के बेसिस पे है, एसिटिक एसिड ये भी सोर्स के बेसिस पे है, प्रोपियोनिक एसिड ये भी सोर्स के बेसिस पे है, ब्यूटायरिक एसिड ये भी सोर्स के बेसिस पे है। और पहले वाले साइंटिस्ट क्या करते थे, सोर्स के बेसिस पे, हिस्ट्री के बेसिस पे, डिस्कवरर के बेसिस पे, कि जैसे मैंने एसिड ढूंढा है तो मेरे नाम पे जाएगा गुप्ता एसिड, थोड़ी ना होता है। स्मेल के बेसिस पे, स्पेशल प्रॉपर्टी के बेसिस पे नामकरण कर देते थे। पहले वाले साइंटिस्ट के पास कुछ फिक्स रूल नहीं था, स्ट्रक्चर का उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एसिड ढूंढा तो मैंने उसको बोल दिया गुप्ता एसिड। अब गुप्ता एसिड से तुम्हें क्या स्ट्रक्चर का पता लगेगा भाई, क्या फंक्शनल ग्रुप का पता लगेगा? दूसरी कंट्री में जाओगे तो क्या बोलोगे, गुप्ता एसिड है, उनको क्या समझ में आएगा? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी ना, मिसलीड होगे ना, ओवरऑल प्रॉब्लम आएगी ना, एक स्ट्रक्चर के अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम होंगे ना। तो इसीलिए ये जो कॉमन नेम सिस्टम है, इसे कहा गया है ओल्डर नेमिंग सिस्टम, या फिर ट्रिवियल, मतलब कि ये उतना वर्थ इट नहीं है, उतना वर्थ इट नहीं है ये ओल्ड नेमिंग सिस्टम है। कैसा है? ओल्ड नेमिंग सिस्टम। और इतनी तरह की दिक्कत आने के बाद फिर आया आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। क्या आया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। फिर आईयूपीएसी आके बोलते हैं आपको नेमिंग चाहिए ना, हम करके देंगे। मैंने कहा यार प्रॉब्लम तो सुन लो। प्रॉब्लम है कि जो पुरानी नेमिंग सिस्टम थी ना हमारी, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि स्ट्रक्चर का पता नहीं लग रहा था, फंक्शनल ग्रुप का पता नहीं लग रहा था, साइंटिस्ट कंफ्यूज हो रहे थे, एक कॉमन नेम नहीं था हर जगह, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम था। तो आईयूपीएसी बोलते हैं कि आपको स्ट्रक्चर के बारे में जानना है ना, हम उस एसिड का या उस मॉलिक्यूल का या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख के ही नाम रखेंगे। अब बोलो, तुम्हारी प्रॉब्लम ही खत्म। अगर हम स्ट्रक्चर देख के नाम रखेंगे, जैसे अगर मैं आपको बोलूं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ये जो नाम है प्रोपेनॉल, तो आपको क्लियर हो रहा है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, एन मतलब एल्केन, सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड, ऑल मतलब एल्कोहल, ये एल्कोहल, ये हो गया। तो इन्होंने क्या करा, स्ट्रक्चर को देखते हुए नाम रखा। और ये जो नेमिंग सिस्टम है ना, ये नेमिंग सिस्टम हर जगह अप्लाइड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक है। तो आईयूपीएसी का जो नोमेनक्लेचर है बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक, फिक्स्ड रूल को फॉलो करने वाला, बहुत ही बेटर है। इतनी जल्दी क्या है भाई, चल चलेंगे आगे। अभी ना, नहीं 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 गाऊंगा, बहुत गंदी आवाज है, मैं गाने वाला था, अभी ना जाओ छोड़कर, है ना। चलिए, तो साइंटिस्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय निकला बहुत सारी दिक्कतें आने लग गई, एक ही स्ट्रक्चर के अलग अलग नाम होने लग गए,
साइंटिस्ट को कंफ्यूजन होने लग गया, स्टडी में डिफिकल्टीज होने लग गई, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आने लग गए। फिर इसके लिए आया IUPAC, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और जो स्ट्रक्चर को देख के ही नेमिंग करते हैं। अब अगर आपको IUPAC नेमिंग करनी है तो IUPAC नेमिंग करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ, उतना याद रखते चलो। एक पेपर ले लो और लिखते भी चलना कि बीच में ये रूल है, ये रूल है, ये रूल है। क्योंकि जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप खुद पेन नहीं उठाओगे तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उठाओ पेन, शस्त्र उठाओ अपना, ठीक है। चलो, तो अगर मुझे नेमिंग करनी है, क्या करनी है, अगर मुझे नेमिंग करनी है, IUPAC की बात करनी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही सिस्टमेटिक है, फिक्स्ड रूल से चलता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो ये कहते हैं कि नेमिंग के लिए आपको ये मंत्र याद रखना होगा। मैंने कहा कोई संस्कृत का मंत्र तो नहीं है, बड़ी मुश्किल से याद होता है। नहीं नहीं, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले आएगा आपका प्रीफिक्स। वैसे ही पता है कि सबसे आगे क्या होता है, प्रीफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक। फिर आता है आपका वर्ड रूट। सब समझाऊंगा, अभी सिर्फ लिखते चलो। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट। फिर आता है आपका सफिक्स। क्या आएगा, सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। सर ये सब क्या लिख दिया, आपने तो बोला था IUPAC बहुत आसान बना दोगे, ये क्या कर रहे हो सर, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। अरे मेरे भाई, मैंने आपसे पहले भी पूछा था मेरा नाम क्या है। अरे सर शुभम गुप्ता, ये लो पूरा ही लिख देते हैं। शुभम क्या है, प्रीफिक्स है। पीछे वाला क्या है, सफिक्स है। तो ये आगे वाले क्या हो गए, प्रीफिक्स हो गए। पीछे वाले क्या हो गए, सफिक्स हो गए। अब इनके अंदर क्या क्या आएगा वो मैं बताऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे। देखो, सीरीज याद रखो। पहले आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या आएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर आएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या आएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स। फिर आएगा वर्ड रूट, ठीक है। फिर आएगा 1 डिग्री सफिक्स। फिर आएगा 2 डिग्री सफिक्स। अब ये होता क्या है, इसके अंदर आता क्या है, वो मेरी जिम्मेदारी आपको समझाना। देखो, सबसे पहले बहुत इजी से स्टार्ट करता हूं कि ये जो वर्ड रूट है ना, इसका मतलब है आपका मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। वो जो था ना, आप फ्लेक्स कर रहे थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप जो काउंटिंग करके फ्लेक्स कर रहे थे, मैंने बोला केमिस्ट्री में बोलो। तो फिर आपने बोला मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये सब केमिस्ट्री वाली है, ठीक है। तो वर्ड रूट का मतलब सीधा सा हो गया, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, क्लियर है। तो वर्ड रूट का मतलब क्या हो गया, आपके नंबर ऑफ कार्बन्स। जैसे मैथ मतलब 1, एथ मतलब 2, क्लियर। उसके बाद आ गया आपका 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में पता है क्या आएगा, वो आएगा एल्केन, एल्किन, एल्काइन। कि अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन हो गया, एल्केन का मतलब एन लिखेंगे। अगर एक भी डबल बॉन्ड दिख गया तो एल्कीन हो गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो एल्काइन हो गया। बस ये आएगा 1 डिग्री सफिक्स में। अब इसमें क्या था, क्यों डर रहे हो, कुछ भी नहीं है। वर्ड रूट क्लियर हो गया, मेथड, प्रोब्यूट, पेंट, एक्सेप्ट, नॉन डेक, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 डिग्री सफिक्स मतलब कि आपका एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अब 2 डिग्री सफिक्स में क्या होता है पता है, 2 डिग्री सफिक्स में सारे फंक्शनल ग्रुप लड़ रहे हैं कि मैं आऊंगा। फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं कि 2 डिग्री सफिक्स में तो हम ही आएंगे, हम किसी को नहीं आने देंगे। मैंने कहा ठीक है यार, तुम इतनी जिद्दी कर रहे हो तो तुम्हें 2 डिग्री सफिक्स में रख देता हूं। तो 2 डिग्री सफिक्स में सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एल्डिहाइड, जैसे अल्कोहल, जैसे कीटोन, जैसे ईथर। ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ये आपको देखने को मिलेंगे कहां पर, 2 डिग्री सफिक्स में। तो सारे फंक्शनल ग्रुप आ गए 2 डिग्री सफिक्स में, ठीक है। चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं। मैं भी शिफ्टिंग कर लिया डबल बॉन्ड की तरह, एरोमेटिक हो गया मैं भी, है ना। अब आ जाओ, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स पता है कब यूज करते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स में लिखा हुआ आता है साइक्लो। और 1 डिग्री प्रीफिक्स को तब ही यूज किया जाता है जब आपकी स्ट्रक्चर इस तरह से साइक्लिक हो। अगर आपकी स्ट्रक्चर साइक्लिक है तभी आपके
इस प्रीफिक्स को यूज किया जाता है 1 डिग्री प्रीफिक्स को। ठीक है, तो नामकरण जब हम करेंगे तब ये पूरी सीरीज हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो फिर एक वर्ड यूज करना पड़ेगा साइक्लो। जैसे कि आप देखो 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4, तो साइक्लो ब्यूटेन ऐसे। अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब रह गया सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में पता है क्या आता है? ये जो कार्बन की चेन है, अब इस कार्बन की चेन में मान लीजिए यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूएंट अटैच है, यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूएंट अटैच है, ये C2H5 है, ये CH3 है। तो ये जो बाहर के ग्रुप होते हैं ना, ये जो बाहर के ग्रुप होते हैं, चेन से बाहर के ग्रुप, ये चेन से बाहर के ग्रुप, तो इन बाहर के ग्रुप को, इन सब्सटीट्यूएंट्स को यहाँ पे रखा जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सब्सटीट्यूएंट्स। सब्सटीट्यूएंट्स में NO2 भी आता है। क्या आता है? NO2। अब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा करवाऊंगा। पहले देखो, बताओ भाई, इसकी नेमिंग करनी है, इस रूल को फॉलो करो। सर इसकी नेमिंग में इतना बड़ा रूल क्यों फॉलो करना? बेटा आदत डालो, इस रूल को फॉलो करोगे ना तभी आदत डलेगी, चाहे वो बच्चे जैसी नेमिंग ही क्यों ना हो। चलो बताओ, क्या यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूएंट अटैच है? नहीं है, यहाँ पर कोई भी सब्सटीट्यूएंट नहीं है, तो हम 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज नहीं लेंगे। क्या ये कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है? नहीं सर, ये कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पर ये 1 डिग्री प्रीफिक्स का भी हम यूज नहीं लेंगे। एक सेकेंड, मेरी सीरी एक्टिवेट हो गई। क्या हो गया बेटा? वो साइक्लिक सुन रहा है। नहीं भाई, आपको सुना रहा हूँ मैं। हम यहाँ पे पूछ रहे कि यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूएंट है क्या? नहीं सर, ये तो सीधी सी रिंग है, यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, तो हमने काट दिया 2 डिग्री प्रीफिक्स को। फिर मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो ओपन चेन है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स भी हमने काट दिया। अब आता है वर्ड रूट। यहाँ पर कितने कार्बन है? चलो गिनते हैं, 1 2 3, मतलब कि यहाँ पर 3 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या यूज लेंगे? प्रोप। प्रोप ले लिया। अब उसके बाद क्या आएगा? आगे चलो, आगे आएगा 1 डिग्री सफिक्स, मतलब कि हमें देखना है कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो आप देख सकते हैं सब सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि एल्केन है, तो एन। ठीक है, ई इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वोवेल है, आगे वोवेल आएगा, है ना। फिर लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए क्या यूज किया जाता है? ओल यूज किया जाता है, तो ये हो गया ओल। बताओ क्या दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई, बड़ी आसानी से कर लिया। चलो अगला करो। अब करके दिखाओ। सर एक बात बताओ, आपको हमारी बेइज्जती करनी होती तो ऐसे कर दिया करो ना। अब आपने पता है क्या करा? यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिए सर। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड भी फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है सर। अब क्या करें? अब क्या करें सर? यहाँ तो 2 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए। चलो एक बार सीरीज स्टार्ट करते हैं। सर सीरीज स्टार्ट तो कर लेंगे, पर हमने सुना है कि नंबरिंग भी करनी पड़ती है ना कार्बन की। नंबर भी तो देने पड़ते हैं। हाँ नंबर देने पड़ते हैं। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। क्यों सर? हम तो इधर से भी कर सकते हैं। अरे चुपचाप सुन लो जैसा कह रहा हूँ। नंबरिंग फिलहाल यहाँ से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्रायोरिटी पे टॉप पे आता है। आगे जब आप जाएंगे, जब मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, तो प्रायोरिटी पे सबसे टॉप आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। अल्कोहल की तो प्रायोरिटी लिस्ट बहुत नीचे है, तो नंबरिंग यहाँ से दी, फिर 2, फिर 3। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए सर कि यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूएंट है क्या? बिल्कुल है। सर कहाँ से सब्सटीट्यूएंट है? आप बताइए, यहाँ तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। बेटा ये अल्कोहल ग्रुप, ये अल्कोहल ग्रुप अब एज ए सब्सटीट्यूएंट काम आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ये कैसे काम आ रहा था? एज ए फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि वो अकेला था तो वो राज कर रहा था। पर उससे भी भारी आ गया अब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल 2 फंक्शनल ग्रुप तो हो नहीं सकते, तो हमने देखा कि इन दोनों में महान कौन है, तो हमें पता लगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत ही ऊपर आता है और अल्कोहल तो बेचारा बहुत ही नीचे आता है। तो हमने बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड को फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। क्या माना जाएगा? फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, और OH को सब्सटीट्यूएंट मानेंगे। ठीक है, ऐसे होता है। तो यहां पर सब्सटीट्यूएंट है। अब एक बात और बहुत ही जरूरी बात, अगर यहां पर सब्सटीट्यूएंट है तो सब्सटीट्यूएंट क्या हो गया? वो OH हो गया। और OH के लिए अभी तक आप क्या कह रहे थे कि ऑल यूज करते अल्कोहल। पर मैं आपको वापस याद दिला दूं कि अभी OH फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा।
अभी OH एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, और अगर OH एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा तो उसके लिए हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हाइड्रोक्सी। देखो सीधी सी बात है, पहले उसको ऑल 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 इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप था। अब उससे बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप आ गया, तब उसकी इज्जत नहीं रही, अब उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह रख दिया। और अगर OH को सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे तो उसके लिए वर्ड यूज होगा हाइड्रोक्सी। क्लियर? तो आप यहां पे देख सकते हैं 1 2 3 मतलब कि प्रोप, सब में है सिंगल बॉन्ड मतलब कि एन, फिर यहां पर है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक मतलब कि ओइक, तो ये क्या होगा? प्रोपेनोइक। और आप देख सकते हैं यहां पर 3 पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक। क्लियर? बहुत इजी है, बस ये याद रखते चलना, पूरी आयु पे करवा दूंगा, ये याद होना ही चाहिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर? 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है आपका सब्स्टिट्यूएंट या फिर आपका NO2। और एक बात और, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी आ सकता है। मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी आ सकता है, कि कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है, कोई बेचारा कमजोर फंक्शनल ग्रुप है, तो भी उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम यूज ले सकते हैं, अदर देन मेन फंक्शनल ग्रुप। जैसे अभी देखा है ना कि COOH तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, और बेचारा OH अब एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम आ रहा है, तो अदर देन मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ आ गए। ठीक है? फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स मतलब कि साइक्लो, वर्ड रूट आपको पता ही है, 1 डिग्री सफिक्स आपको पता ही है, और 2 डिग्री सफिक्स में तो फंक्शनल ग्रुप होगा, ये आपको पता ही है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारा लिखा हुआ है कि हेलोजन भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट NO2 OCH3 CH3 एनी फंक्शनल ग्रुप अदर देन मेन फंक्शनल ग्रुप। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो यूज करना है, 2 डिग्री सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप यूज करना है, वर्ड रूट में आपका मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट एक्सेप्ट ऑक्टोन डेक यूज करना है, नेचर ऑफ बॉन्ड में मतलब कि आपके सफिक्स में एल्केन एल्किन एल्काइन यूज करना है। ठीक है, एल्केन एल्कीन और इसको कर लीजिए आइन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ठीक है, चलिए ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब फंक्शनल ग्रुप देखेंगे थोड़े से, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है CH3CH2OH। चलो नेमिंग करो एक बार। सर नेमिंग करने के लिए हमें वो याद करना पड़ेगा ना? हाँ, शुरू शुरू में याद करना पड़ेगा, पीछे तो याद हो ही जाएगा, है ना? क्या था सर? सबसे पहले प्रीफिक्स था सर, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर था 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर था आपका वर्ड रूट, फिर था आपका 1 डिग्री सफिक्स, फिर था आपका 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में सर सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स में सर साइक्लो वर्ड, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है तो ये भी यूज नहीं करेंगे। वर्ड रूट में सर नंबर ऑफ कार्बन, मैथ एथ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ एथ, वर्ड रूट यूज हो गया। उसके बाद है सर 1 डिग्री सफिक्स, सर 1 डिग्री सफिक्स में था एल्केन एल्किन एल्काइन, तो यहाँ पर सर सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब कि एन, ये लिख दिया एन। लास्ट में है सर 2 डिग्री सफिक्स मतलब कि फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप अगर OH है, OH के लिए हम यूज करते हैं ओल, तो ये हो गया एथेनॉल। क्या था इसमें? वो वाला बहुत पुराना मीम है, क्या था इसमें, है ना? चलिए, दूसरा क्या आ गया आपका? कीटोन आ गया। कीटोन मतलब कि इधर भी कार्बन ग्रुप है, इधर भी कार्बन ग्रुप है, तो अगर कभी ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, एक तरफ कार्बन ग्रुप, दूसरी तरफ भी कार्बन ग्रुप और बीच में C डबल बॉन्ड हो, तो ये है आपकी कीटोन की स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर? कीटोन की स्ट्रक्चर। तो बहुत ही ईजी है, देखो करते हैं, आ जाइए। मैथ एथ प्रोप, ठीक है, आपने नंबर यहाँ से दी, आप नंबर यहाँ से दोगे तो भी एक ही बात है। देखो, अगर मैं इसको 1 2 3 लिखूं या फिर इधर से नंबरिंग करूं 1 2 3, तो फंक्शनल ग्रुप 2 पे ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी नंबरिंग कर लो। ठीक है, हमेशा नंबरिंग ऐसी करो कि अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है तो उनको सबसे छोटा नंबर मिले। हमेशा कार्बन की चेन की नंबरिंग इस तरह से करो कि अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उनको सबसे छोटा नंबर मिले। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हो गया मैथ एथ प्रोप, प्रोप एल्केन है, यहां पर आप देखिए कार्बन कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड है, इनको देखिएगा सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आया। अब ये मत बोलिएगा कि सर कार्बन ऑक्सीजन का तो डबल बॉन्ड है, अरे बेटा कार्बन ऑक्सीजन का है ना,
हम तो कार्बन कार्बन का देख रहे हैं ना, कार्बन कार्बन के तो सारे सिंगल है ना। तो प्रोपेन, और ये जो कीटोन वाला ग्रुप है ये सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 ऑन। ठीक है, अब देखो एल्डिहाइड का, सीधा सी बात है, अल लगा देंगे, मैथ एथ प्रोप। ठीक है, प्रोपेनल, बहुत इजी था, मैथ एथ प्रोप, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रहे हैं हमने, फंक्शनल ग्रुप में क्या पढ़ा, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया। और फंक्शनल ग्रुप्स है हमारे पास, जैसे एसिडामाइड, अगर मेरे पास आ जाए आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, आर का मतलब कार्बन, तो यहाँ पर आर का मतलब मैंने 2 कार्बन लगे हुए हैं, फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ है, फिर आपका NH2 है। तो जब भी आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखे कि कार्बन की रिंग है, कार्बन की चेन है, और कार्बन की चेन में पीछे सी डबल बॉन्ड ओ NH2 लगा हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको यूज करना है वहां पर अमाइड वर्ड। क्या यूज करना है, अमाइड वर्ड। तो एक बात बताइए, 1 2 3 कितने कार्बन हो गए, 3, तो प्रोप, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। आप देखो कार्बन में तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो एन, और पीछे इसके लिए क्या यूज करना है, अमाइड, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा पीछे लगाते हैं। तो यहां पर सिर्फ आपको इतना बता रखा है कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग तरह से हो सकते हैं, और फंक्शनल ग्रुप जैसे कि आपको मैंने बताया यहाँ पर कि अगर अल्कोहल है तो ओल लगाइए, कीटोन है तो ओन लगाइए, कार्बोक्सिलिक है तो ओइक लगाइए, एल्डिहाइड है तो अल लगाइए। वैसे ही आपको बता रखे हैं कि अगर इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दिखे आखिरी में कार्बन की चेन में, तो आप अमाइड लगाइए, है ना। इस तरह का फंक्शनल ग्रुप अगर आपको दिखे तो आप ऑयल हैलाइड लगाइए। अब इसको समझाता हूं, देखो जैसे ये है आपका, तो मेथ एथ, 2 कार्बन है, सर ये भी तो कार्बन है, अरे बेटा ये क्लोरीन है, Cl है, कार्बन नहीं है नालायकों, क्लोरीन है, तो मेथ और एथ, एथ हो गया, ये सिंगल बॉन्ड से है तो एन हो गया। और अब पीछे ये COCl वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, एक्स का मतलब हेलोजन, कोई भी हेलोजन, जैसे यहाँ पे Cl ले रखा है, तो यहां पर हम लेंगे ऑयल हैलाइड, और Cl है तो क्या बोलेंगे, Cl है तो बोलेंगे क्लोराइड, तो ऑयल क्लोराइड। कुछ भी नहीं है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बता रखे हैं कि अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा तो लास्ट में ये नाम लिख देना, बस इतना सा है। ठीक है, और देख लो बहुत एग्जांपल है मेरे पास फंक्शनल ग्रुप के, जैसे आप एस्टर को देखिए। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको लिखा गया है कि एल्काइल एल्केनोएट, इस तरह से नेमिंग करिए, अगर कभी भी आपको इस तरह की स्ट्रक्चर आ गई तो इस तरह से नेमिंग करिए। ठीक है, तो एल्काइल मतलब कि कोई मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल लिख दिया। फिर एल्केनोएट मतलब कि एल्केन ग्रुप कितने हैं, मैथ और एथ, 2 हैं तो एथ लिख दिया, और ओएट तो आ ही रहा है तो एथेनोएट। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि ये फंक्शनल ग्रुप है, IUPAC अभी हम पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के क्या नाम होते हैं वो यहाँ पर बता रखे हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको एनहाइड्राइड दे रखा है कि कभी इस तरह की स्ट्रक्चर दिख गई, ये सब कॉम्प्लेक्स है, बस आपको याद रखनी है 2 4। जैसे ये सबसे सिंपल वाली तो ये रही, ऑल कीटोन अल कार्बोक्सिलिक, ये भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। देखो इस तरह की होगी तो अमाइड लिख देना है, इस तरह की होगी तो ऑयल हेलाइड लिख देना है, इस तरह की होगी तो एल्काइल एल्केनोइड करना है। अब एल्काइल ग्रुप ये है, और एल्केनोइड मतलब कि 2 एल्केन है, मतलब कि मैथ एथ एथेनोइड। ठीक है, अब एनहाइड्राइड में क्या है कि ये वाला आर और ये वाला आर डैश अगर बराबर हुआ, आर बराबर आर डैश हुआ, मतलब कि इधर के कार्बन भी बराबर है और इधर के कार्बन भी, मान लीजिए इधर 2 कार्बन है तो इधर भी 2 कार्बन हुए, अगर ऐसा हुआ कि आर आर डैश के बराबर हुआ, तो इस तरह से नेमिंग होगी, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। समझा ही देता हूं, कोई बात नहीं, 2 मिनट ज्यादा ही सही। अगर आपका R बराबर आर डैश है, आप देख सकते हैं इधर जो है CH3CH2 है, इधर भी CH2CH3 है, एक ही है, तो हमने बोला कि R जो है आर डैश के बराबर है, इधर वाली स्ट्रक्चर इधर वाली स्ट्रक्चर के बराबर है। तो आप देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेन, और लिखेंगे क्या यहाँ पर, अगर एनहाइड्राइड है तो इसके लिए यूज करेंगे ओइक, क्या यूज करेंगे, ओइक, तो ये हो गया प्रोपेनोइक, पूरा हो गया प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, और अगर ऐसी कंडीशन आती है जब आर आर डैश के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कैसे नहीं है। अब देखिए इधर है CH3 ठीक है, इधर है आपका, इसको CH2 करिए फिलहाल, तो CH2 CH3, इधर है आपका CH3 और C डबल बॉन्ड हो, मतलब इधर है 2 कार्बन, इधर है आपके 3 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आर डैश है इसमें है 2 कार्बन, इधर जो आर है इसमें है 3 कार्बन, तो इधर 3 कार्बन है इधर 2 कार्बन है, तो ये बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है तो इनका नाम एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड के नाम पे रखा जाएगा। अब देखो कैसे रखा जाएगा वो देखो।
समझना ज़रूरी है। हमने क्या बोला कि आर आर डैश के बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं, इसको 2 करिए पहले तो। ये देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इधर की तरफ है 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, इधर की तरफ है 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए यूज होता है एथ और 3 के लिए यूज होता है प्रोप। अब एक बात बताइए, एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है? ए बी सी डी ई। ई आता है सर, पी तो बहुत पीछे है, तो सबसे पहले ई आता है इसलिए लिख दिया एथेनोइक, फिर पी आता है इसलिए लिख दिया प्रोपेनोइक, और एनहाइड्राइड है तो एनहाइड्राइड। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं। बस वही तो कह रहा हूँ कि आपको बता रखा है कि ऐसी कंडीशन फंस जाए तो क्या लिखना है, बस। अब देखो, नाइट्रो ग्रुप लगा है तो पहले नाइट्रो ग्रुप से शुरुआत करनी है, क्योंकि याद करिए, जब आप नेमिंग से शुरुआत करते हैं तो नेमिंग की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए, कि नेमिंग की शुरुआत में अगर NO2 दिख जाए तो सबसे आगे नेमिंग में लिखना है, सबसे आगे नेमिंग में NO2 आएगा। तो यहाँ पर वही बात आपको समझा रखी है कि नेमिंग करते दौरान अगर आपको NO2 दिख जाए, NO2, तो सबसे स्टार्टिंग ही NO2 से होगी, नाइट्रो। फिर ये मिथेन है तो मिथेन, ठीक है। और अगर ONO दिख गया तो फिर आपको कार्बन से स्टार्ट करना है, जैसे CH3ONO तो मिथाइल है ये, मिथाइल नाइट्राइल, ठीक है। इस तरह से होता है। साइनाइड के लिए दे रखा है, आइसोसाइनाइड के लिए दे रखा है, अमीन्स के लिए दे रखा है। अमीन्स के लिए बहुत ईजी है, देखो ये अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन चला गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते रहते हैं। एक हाइड्रोजन चला गया और हाइड्रोजन के जाने के बाद, मान लीजिए यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन चला गया और हाइड्रोजन के जाने के बाद यहाँ पर आर आके जुड़ गया। आर का मतलब हो गया कार्बन वाला ग्रुप। तो अगर ये आर है मतलब कि कार्बन है, तो CH3NH2, NH2, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेन अमीन। मिथेन अमीन, सीधी सी बात है। मैथ मतलब एक कार्बन, एल्केन है तो एन, मिथेन अमीन। क्या था इसमें? और मान लीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह आर आया, अब 2 हाइड्रोजन चले गए और 2 की जगह आर आ गया, तो फिर क्या हो गया? कुछ भी दिक्कत नहीं है, 2 आर आ गए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर CH3C2H5, मतलब एक ही आर हो गया और एक ही आर हो गया, ठीक। फिर बीच में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा कि N पे आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक, और फिर N पे ही आपका इथेन ग्रुप है, तो यहाँ पे लिखा है N मिथाइल इथेनमाइन। फिर अगर 3 कार्बन आ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो आपको नाम कैसे लिखना है? नाम में ऐसे लिखना फिर कि N पे आपको दे रखा है इथाइल, क्योंकि ABCD में E सबसे पहले आता है, तो N पे आपको दे रखा है इथाइल। फिर N पे ही आपको दे रखा है मिथाइल, तो N पे इथाइल, N पे मिथाइल, N पे इथाइल, N पे मिथाइल। फिर ये क्या हो गया? मैथ एथ प्रोप, प्रोपेनामाइन। क्लियर हुआ? यहाँ पर मेरी आपकी कोशिश इतनी सी थी कि आपको सारे फंक्शनल ग्रुप बता दूं, ताकि अगर आगे नेम में कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आपको डरा ना पाए। ये आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसमें से जितने आपको याद रहते हैं आपको उतने ही याद रखने हैं। अगर आपको ये वाला इजी लग रहा है तो ये वाला याद रखिए, अगर आपको NO2 वाला इजी लग रहा है तो NO2 वाला रखिए। एस्टर, एसिडमाइड, एसिडलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, जितने आपको याद रखने हैं आप उतने याद रख सकते हैं, यहाँ इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अब आप हंसते हंसते नाम लिखोगे, देखो क्या है। मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। अब ध्यान से सुनना, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ठीक है। पहली बार डबल बॉन्ड आया है, पहली बार डबल बॉन्ड आया है। तो हमने क्या बोला था कि कार्बन की नंबरिंग इस तरह से करनी है कि डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले, सबसे छोटा नंबर। इधर से करूंगा तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है? 2। इधर से करूंगा तो 1 2 3 4, इधर से भी डबल बॉन्ड को नंबर मिल गया 2। तो बराबर ही है, किधर से भी नंबरिंग कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह से नाम करते हैं। अरे सर बहुत ईजी है, अगर कोई सब्सटीट्यूएंट लगाओ तो बताओ। कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है तो हटा दो। कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या? नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है तो हटा दो। वर्ड रूट कितने हैं? 4 है, मतलब ब्यूट लिख दो, ठीक है। एल्केन है कि एल्कीन है? अरे एल्कीन भी है, देखो डबल बॉन्ड है ना, हाँ डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे, तो लिखो सेकंड पोजीशन पे है। और क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इन लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लास्ट में फंक्शनल ग्रुप है क्या? है ही नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप भी नहीं आएगा।
तो ब्यूटुइन, बहुत सीधी सी है। हमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देख के बता देनी है कि वो इस पोजीशन पे है। चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप लगाए तो उसकी भी पोजीशन बता देंगे कि इस पोजीशन पे है। एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा, एग्जाम्पल करेंगे, आ जाओ। डेफिनेशन तो पढ़ लोगे ना। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर कनेक्टेड इन ए कंटिन्यूअस लाइन चेन विदाउट ब्रांचिंग। इट्स स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, जैसे कि कार्बन की लाइन चल रही है 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 चल रही है, तो स्ट्रेट चेन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग देखने को मिलेगी ही नहीं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो अगर ये स्ट्रेट चेन है, ब्रांचिंग नहीं है, तो फिर आपको भी पता है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स तो यूज नहीं होगा, क्योंकि 2 डिग्री प्रीफिक्स तो ब्रांचिंग के लिए यूज होता है। और अगर ये स्ट्रेट चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स भी यूज नहीं होगा, क्योंकि 1 डिग्री प्रीफिक्स तो साइक्लोवर्ड के लिए यूज होता है। तो सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट होगा, फिर 1 डिग्री सफिक्स होगा प्लस 2 डिग्री सफिक्स होगा अगर फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये भी नहीं होगा, बस यही यही होगा। चलिए देख लेते हैं। आइए, कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है। हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से छोटा नंबर मिले। तो चलो नंबरिंग करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इधर से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं सफेद वाले नंबर से देखूं तो सबसे पहले जो डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है वो 3rd नंबर से हुआ। अगर मैं ये जो हाईलाइटेड कलर वाला है इससे देखूं तो इससे भी सबसे पहले 3rd वाले से ही स्टार्ट हुआ। तो किधर से भी नंबरिंग करो कोई दिक्कत नहीं आ रही, डबल बॉन्ड को 3rd पोजीशन ही मिल रही है। ठीक है, नंबरिंग किधर से भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड को 3rd पोजीशन ही मिल रही है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये एक बॉन्ड था ना भाइयों, ये एक बॉन्ड था। अब इसके ऊपर एक बॉन्ड ये लग गया, इसके ऊपर एक बॉन्ड ये लग गया, मतलब कि ये हो गए 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है मतलब कि क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे। ठीक है भाइयों, चलो नेमिंग करते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है मतलब हेक्स। अच्छा ये बताओ ट्रिपल बॉन्ड है किस पे, 3rd पोजीशन पे। 3rd पोजीशन पे ही है ना, चाहे इधर से काउंटिंग करो चाहे उधर से काउंटिंग करो, 3rd पोजीशन पे ही है। तो हेक्स 3rd पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि आइन। ये हो गया नाम, क्या था इसमें। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये सब कार्बन है। अब एक बॉन्ड, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन का एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तो अब अंडरस्टैंडिंग है कि 2 हाइड्रोजन लगे रहते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। क्लियर। चलो वापस ट्राई करते हैं। 1 2 3 नंबरिंग करते हैं वापस। चलो इधर से नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब कि पहले एक तो डबल बॉन्ड पे नंबरिंग आ रही है 2, और फिर आ रही है 5। आप खुद देखिए, 1 2 तो दूसरे से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो गया, 3 4 5, पांचवे से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो गया। तो 2 पे आ रही है डबल बॉन्ड और 5वें पे आ रही है ट्रिपल बॉन्ड। अगर इधर से करूँ तो, अब इधर से करता हूँ, 1 2 3 4, इधर से आ रही है 1 और 4 पे। कौन सा पास लग रहा है, 2 या 5 या 1 या 4। सर 2 पास तो बड़े बड़े नंबर है और हमें तो छोटे छोटे नंबर देने हैं, तो इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ क्यों करनी पड़ेगी इधर से नंबरिंग। वापस सुन लो, अगर इधर से करूंगा तो 2 पे और 5 पे, 2 पे डबल बॉन्ड है 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पे डबल बॉन्ड है 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से करूंगा तो। पर अगर इधर से करूंगा तो एक एक पे ही आ गया क्या, ट्रिपल बॉन्ड, फिर 2 फिर 3 फिर 4, 4 पे ही आ गया डबल बॉन्ड, तो 1 और 4 पे ही आ गया, मतलब छोटे नंबर पे ही आ गया। तो नंबरिंग इधर से होगी, नंबरिंग इधर से होगी। और अगर नंबरिंग इधर से होगी भाइयों, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि एक पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया, और नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6, 6 का मतलब हेक्स हो गया। अब एल्कीन और एल्काइन, इन ई पहले आ रहा है, तो 4th पोजीशन पे इन है, 4th पोजीशन पे इन है, और 1st पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है मतलब आइन है। तो हेक्स 4 इन 1 आइन। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट में भी नंबरिंग करनी है, चलो नंबरिंग करो। नंबरिंग ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6। तो हमने देखा कि 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 5 लिख दिया। अब नंबरिंग इधर से करो, इधर से चालू हो जाओ, 1 2 3 4 5 6। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपका जो बॉन्ड है, एक तो वो 1 पे आ रहा है और एक वो 5 पे आ रहा है, तो इधर से भी सेम आ गया। सर अब क्या करें, इधर से करो तो भी नंबरिंग सेम आ रही, उधर से करो तो भी नंबरिंग सेम आ रही। सर आपने पहले बोला था कि अगर नंबरिंग सेम आए तो किधर से भी कर दो। नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बॉन्ड है। अब नंबरिंग सेम आ रही है, अब क्या करें।
ये तो टाई हो गया, तो टाई को तोड़ना तो पड़ेगा, मैच टाई हो गया तो रिजल्ट तो निकालना पड़ता है जैसे सुपर ओवर होता है। तो यहाँ पर टाई तोड़ने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका जो इन है, ऑब्वियसली इन पहले आएगा, एल्कीन ई आ रहा है, एबीसीडी में ई पहले आता है, एबीसीडी ई, वाई तो लास्ट में आता है। तो इन को छोटा नंबर मिलना चाहिए, इन को छोटा नंबर मिलना चाहिए और आइन को चाहे बड़ा मिल जाए, क्योंकि कैलकुलेशन सेम है, क्योंकि काउंटिंग सेम है, तो अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि इन को छोटा नंबर कहाँ से मिल रहा है। सर वन, सर वन से छोटा तो क्या ही होगा, शुरू में ही एल्कीन को डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल गया, मतलब इधर से ही काउंटिंग करूंगा मैं। समझ में आया? अगर आपकी नंबरिंग दोनों तरफ से करने पर सेम आती है और अगर आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग बॉन्ड है, तो फिर आप नंबरिंग सेम होने के बाद क्या करोगे, फिर आप देखोगे इन और आइन, इन पहले आता है तो इन को छोटा नंबर मिलना चाहिए, एल्कीन को छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे ही एल्कीन आ गया। ठीक है, तो ये कितने कार्बन है, ये कार्बन है 6, एक्स 1 इन और कितने पे है 5 आइन, खत्म। अब देखो उधर एक और आ गया भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है 6 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, तो हम क्या बोलेंगे हेक्स, 1 पे 3 पे 5 पे, 1 3 5, कितने हैं 3 है, मतलब कि ट्राई, तो हम क्या बोलेंगे हेक्स 1 3 5, कितने हैं ट्राई 3, तो हेक्स 1 3 5 ट्राई, और क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड मतलब कि इन, तो हेक्स 1 3 5 ट्राई इन। ये सभी तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए क्योंकि अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अब यहां से असली दमदार लेक्चर शुरू होगा, ध्यान से सुनते जाना। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन को देखो, नाम से पता लग रहा ब्रांच मतलब कि यहां पर क्या देखने को मिलेगी, ब्रांचिंग्स देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, ब्रांचिंग्स देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको समझाता हूं, कार्बन 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 कार्बन, अभी तक तो स्ट्रेट चेन चल रही थी, अब यहां से कार्बन 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 कार्बन, इतनी सारी ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। जैसे मान लीजिए मैं पेड़ हूँ और ये मेरी शाखाएं हैं, ये मेरी ब्रांचिंग्स है, तो ये मेन पेड़ और ये ब्रांचेस, तो वैसे ही कार्बन की मेन चेन और उसकी ब्रांचेस यहाँ पे निकल रही है। क्या निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है। और कई बार पता है क्या होता है, इस ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग होती है, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। ब्रांच जो निकल रही है उसकी भी ब्रांचिंग हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। अब हमें सब्स्टिट्यूएंट का यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर तो सर ब्रांचिंग निकल रही है। अब बताओ, यहां पर जो चेन बनाओगे आप वो किस बेसिस पे बनाओगे, चेन सबसे लंबी होनी चाहिए, यही जानते हो आप, नहीं भी जानते तो सुन लो। ये इस तरह से आप चेन बना देते कि सर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं सर, 7 कार्बन आ रहे हैं सर, तो इससे बड़ी तो चेन बन ही नहीं सकती। पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये चेन गलत है, तो सर गलत कैसे है? हमें तो यही सिखाया गया है कि अगर कार्बन की लंबी चेन बनानी है, तो हमने देखा कि यहाँ पर 4 है तो ये 4 कार्बन की लंबी चेन हो गई। फिर ये गलत कैसे हुआ, हमने तो 7 देखे तो 7 कार्बन की लंबी चेन बना दी। मैंने आपको बोला था कि जब भी आप कार्बन की चेन बनाओगे, कार्बन की चेन बनाते टाइम आपको प्रायोरिटी देनी होती है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को। फिर चाहे आपकी कार्बन की रिंग चेन या चेन छोटी ही क्यों ना हो जाए, आपको प्रायोरिटी देनी होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। मतलब आपको इस तरह से करना था, कहाँ पे है, ये आपकी इस तरह की चेन हो जाती, समझे? क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। किसको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रायोरिटी देनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है। आप तो बड़े खुश हो गए कि सर हमने तो लॉन्गेस्ट चेन निकाल दी, 7 कार्बन की चेन निकाल दी। फिर मैंने आपको बोला कि अरे भैया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी कौन देगा? आपने बोला बात तो सही है, प्रायोरिटी तो देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर फिर आपने प्रायोरिटी देना स्टार्ट करी, इस तरह से आपने ये चेन बनाई और आपने बोला
कि सर चाहे मेरी चेन छोटी ही क्यों ना बने, पर मुझे प्रायोरिटी तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को देनी ही पड़ेगी। और जब मैंने देख लिया डबल बॉन्ड, तो उसको तो मैं अपनी चेन के अंदर लूंगा ही लूंगा। तो इस तरह से मेरी कार्बन की चेन बनेगी। क्लियर? चाहे ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बनी, चाहे 6 कार्बन की बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दी, बात खत्म। और जहां पे डबल बॉन्ड नहीं हो वहां पर तो फिर लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे कोई ऊपर डबल बॉन्ड था नहीं जो हम चेन को घुमाएं। चेन तभी घूमेगी जब डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो। इनके लिए ही हम ट्रेन का रास्ता मोड़ेंगे, वरना हमारी ट्रेन, हमारी चेन सीधी चली जाएगी लंबे कार्बन तक। क्लियर हुआ? चलिए, और ये जो बाहर निकलती है इसको क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग, मतलब कि आपकी 2 डिग्री प्रीफिक्स। चलिए, तो अगर मैं उसका नाम करूं, तो नाम करने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ता है? ब्रांचिंग तो नहीं है ना? कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सी पोजीशन पे? 1 2 3 पोजीशन पे। इधर से भी देखो तो 1 2 3 पोजीशन पे, बात एक ही है। तो 3 पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है। क्या है? मिथाइल। अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको क्या बोलेंगे? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। आइल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आइल। ठीक है, आइल लगा देना। ठीक है, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल। तो 3 मिथाइल। फिर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मतलब पेंट। सारे क्या है? सिंगल बॉन्डेड, मतलब कि एन। तो 3 मिथाइल पेंटेन। बेटा पेंटेन नहीं है, पेंटेन है ना? 3 मिथाइल पेंटेन। चलिए आइए इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये जो स्वास्तिक बना हुआ है हमारा, इसको समझते हैं। आइए, नोमेनक्लेचर में मजा आएगा जब एक बार सीख जाओगे। देखो, कार्बन की लंबी चेन निकालो। आप चाहते तो इसको भी कार्बन की चेन बना सकते थे, पर इसको क्यों नहीं बनाई? क्योंकि आपने वो चेन बनाई है जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए। चाहे आपकी कार्बन की चेन छोटी ही क्यों ना हो जाए, वही चेन हम प्रायोरिटी पे लेंगे। ले लिया? नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 5 कर दी। अब देखो, ये जो थर्ड कार्बन है, इससे आपका 1 और 2 कार्बन जुड़ा है। 1 और 2 कार्बन जुड़ा है। हमेशा मैंने बोला है कि अगर आपको नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग करते दौरान आपको सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट थर्ड कार्बन पे है। और क्या सब्स्टिट्यूएंट है? मेथ एथ। मेथ एथ। तो आप क्या बोलोगे? 3 पे ही है एथ, और वापस 3 पे ही एथ है। तो 3 3 और 2 बार है तो डाई। 3 3 डाई, और क्या है? इथाइल। क्या है? इथाइल। तो 3 3 डाई इथाइल। ठीक है, क्या बोलोगे? 3 3 डाई इथाइल। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5। 5 मतलब पेंट। पेंट। और पेंट 1 पे भी डबल बॉन्ड है और फिफ्थ फोर्थ पे भी डबल बॉन्ड है। तो आप क्या बोलोगे? पेंट 1 4 डाईइन। देखो, पेंट 1 4 डाईइन। मैं आपको वापस समझा देता हूँ, बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहले आपने क्या करा? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए। तो आपने 5 कार्बन की ये चेन देख ली। फिर आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। फिर आपने क्या करा? आपने देखा कि थर्ड पोजीशन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 1 और 2 कार्बन मतलब कि इथाइल। इधर भी 1 और 2 कार्बन मतलब कि इथाइल। फिर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो 3 पे ही है ना? और 2 बार है तो 3 3 और डाई, क्योंकि 2 बार है और क्या है? इथाइल है। तो 3 3 डाई इथाइल। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है? 5। तो पेंट। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड कहाँ पर है? फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे। तो 1 4 डाईइन। यही है, बस बात खत्म। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट आपको एक बात और बता देता हूं मैं। कार्बन वाली एक छोटी सी बात और है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। हाइड्रोजन आप लगा लीजिए, ये लीजिए मैं लगा देता हूँ, CH3 CH3 CH3, और एक ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन चुनो। आप क्या करोगे? आप कह दोगे कि ये लो सर, ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है। मैं बोलूंगा कि ये गलत है, तो इस बार तो आप मेरे पे गुस्सा करोगे। सर एक बात बताओ, ये चेन कैसे गलत है? मैं बोल रहा हूँ ना गलत है। अरे सर बताओ तो सही कैसे? क्योंकि आपने अभी तक जितना बोला हमने सब फॉलो करा। पता है कैसे? आप देखिए, आपने बोला था कि अगर डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आप देखिए सर, ना पे यहाँ तो डबल बॉन्ड है, ना यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ना यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है।
ना यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ना यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ना यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर तो हम स्ट्रेट चेन को ही लेंगे ना। देखो आपकी बात सही है, पर एक छोटा सा रूल और है, उसको भी सुनो, क्योंकि मेरा काम है आपको एक एक रूल बताना। एक छोटा सा रूल और है, वो भी सुन लो। देखो आपकी बात सही है कि डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम तो सीधी वाली चेन को ही हमारी लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। बिल्कुल सही है, आपने ये कर दिया। पर ये केमिस्ट्री के अनुसार गलत है, वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि चेन वो हो, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दी, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दी, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे दी, पर चेन वो हो जिसमें रिंग्स ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसको चेन बनाया कि ये मेरी चेन है, तो यहाँ पर आप देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि दो रिंग मिल रही है। कितनी रिंग मिल रही है? दो रिंग मिल रही है। पर अगर मैंने आपके कहने अनुसार अगर इस तरह से चेन बना दी होती, तो मुझे कितनी रिंग मिल रही होती? सिर्फ और सिर्फ ये एक रिंग मिल रही होती, क्योंकि बाकी सब तो चेन बन गई। बात तो सही है। तो हमेशा ध्यान रखना, रिंग आपको ज्यादा मिलनी चाहिए। चेन इस तरह से बनाओ कि रिंग आपको ज्यादा मिले। चेन इस तरह से बनाओ कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दो। चेन इस तरह से बनाओ कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे दो। और चेन इस तरह से बनाओ कि रिंग्स ज्यादा से ज्यादा हो। अब क्लियर है? ठीक है, ये सारे रूल याद रखने हैं, और नंबरिंग कम से कम देनी है, ये भी पता है ना। चलिए, तो यहाँ पर वही बात बता रखी है कि अगर आप यहाँ पे इस तरह से इस चेन को बनाते, तो चेन बनाने के बाद आपको पता लगता कि यहाँ पर तो आपको एक ही सब्स्टिट्यूएंट, ये बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहा है। पर अगर आप इसको इस तरह से सीधी चेन बना देते, तो सीधी चेन बनाने के बाद आपको पता लग रहा है कि एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा और एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, दो तरह की साइड चेन मिल रही है। तो रिंग वही होगी लॉन्गेस्ट चेन वाली, जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें साइड चेन देखने को मिले। तो रूल्स वापस सुन लो। रूल सिंपल से हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास चेन होनी चाहिए। बात खत्म। ठीक है, अब इसका नाम करो। कुछ भी नहीं है, देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब कि हेक्स आएगा। ठीक है, हेक्स तो आएगा, पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट देख लो। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? टू पे और थ्री पे। देखो थ्री पे क्या है? एक तो आपका है दो कार्बन वाला, मतलब कि इथाइल। एक है आपका मिथाइल, और एक आपका मिथाइल। तो आपके पास क्या क्या है? थ्री पे आपके पास इथाइल है, तो आप पहले इथाइल को प्रायोरिटी दोगे। देखो मिथाइल और इथाइल में किसको प्रायोरिटी दोगे? इथाइल को, क्योंकि ए बी सी डी ई, ई पहले आ रहा है। चलो ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो वैसे ही करते हैं। तो आप कहना चाह रहे हो कि थ्री पे हमारे पास इथाइल आता है, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले थ्री इथाइल। फिर हमारे पास टू पे मिथाइल आ रहा है और थ्री पे मिथाइल आ रहा है, तो 2,3 डाई मिथाइल। ठीक, एक दो तीन चार पाँच छः, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, खत्म। क्या था इसमें? सब्स्टिट्यूएंट को पहले रखना है, रखेंगे, और एबीसीडी ई में से जो पहले आएगा उसको रखेंगे, और जो पोजीशन है वो बताएंगे, बस। मैं ज्यादा भावुक हो जाता हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट ठीक है यार, होना चाहिए। अब देखो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग, अभी मैंने आपको बता दिया ना। ये देखो कार्बन है, कार्बन की ब्रांच निकल रही है ये, अब इस ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग। अब देखो कार्बन है, कार्बन की ये ब्रांच निकल रही, अब इस ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग। तो इसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सिर्फ नाम नाम आप याद रख सकते हैं, एक दो स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता रखा है, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है वो देखो। एक दो तीन चार पाँच छः सात कार्बन, कितने कार्बन है? सात कार्बन। पर हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो डायरेक्ट नेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि याद करो सबसे पहले क्या लिखना होता है? टू डिग्री प्रीफिक्स, मतलब कि सबसे पहले लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट। और अगर सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखना है, तो यहाँ पर एक दो तीन चार चौथे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट के साथ भी ब्रांचिंग आपको देखने को मिल रही है। अब इस तरह की केस में हमें क्या करना पड़ता है? पहले इसकी नेमिंग करेंगे, ऊपर वाले की, जो इतना ब्रांच है ना, ये ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग जो है ना, पहले उसको उठा लो और उसको उठा के इधर रख दो। क्या है भाई ये? चलो देखो, कार्बन CH3, इधर नहीं है, इधर लिखा हुआ है CH3, और इधर लिखा हुआ है CH3। कितना गंदा लिखा है मैंने, वापस लिखूंगा, इधर लिखूंगा। कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये भी CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया। ठीक है, अभी हमें सबसे पहले इसकी नेमिंग करनी है, क्योंकि ये ब्रांच जो निकल रही है, फिर इसकी भी ब्रांचेस निकल रही है। तो अगर ऐसा कभी होता है
कि इसकी ये ब्रांच है और इसकी भी ब्रांच निकल रही है, तो पहले ऊपर वाले की नेमिंग कर दो जिसकी ब्रांच निकली हुई है। चलो नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सुनो। सर लॉन्गेस्ट चेन चुननी है तो हम ये वाली चुन ले क्या? नहीं चुन सकते। क्यों सर? ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना आपका कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो लॉन्गेस्ट चेन? अरे नहीं 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 नहीं, रिंग भी तो देखनी पड़ेगी। हाँ हाँ सर, अगर मैं इस तरह से चुनूं सर, तो एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही सर, तो दो रिंग भी हो गई और लॉन्गेस्ट चेन भी हो गई। बिल्कुल अब सही है। आप देखो लॉन्गेस्ट चेन भी हो गई, साथ में रिंग्स भी ज्यादा हो गई, रिंग्स भी ज्यादा हो गई, तो हमें रिंग्स भी ज्यादा रखनी है, ठीक है। तो अगर मैंने इस तरह से चुना, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इस कार्बन से ये वाला अटैच है और इसी कार्बन से ये वाला अटैच है, और ये मैथ है तो मिथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल बोलूंगा। ये भी मैथ है तो ये भी मिथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल बोलूंगा। वापस समझाता हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो जाए आपको। मेरे को ना किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं मांगता है, आपको एक एक टॉपिक मुझे क्लियर मांगता है। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन चुननी थी, मैंने इस चेन को लॉन्गेस्ट चुन लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रिंग ये बन गई, एक रिंग ये बन गई। अब अगर इसको लॉन्गेस्ट चुना है तो ये मेरा नंबर 1 का कार्बन हो गया। अब मैं इस पे देखूंगा कि क्या क्या अटैच है, तो जब इससे मैं देखूंगा तो इस पे इधर एम मिथाइल अटैच है, इस पे इधर भी मिथाइल अटैच है, तो मैं क्या बोलूंगा 1,1 डाई मिथाइल। कितने मिथाइल हो गए? डाई मिथाइल। हुए नहीं हुए? 1,1 डाई मिथाइल। देखो लिखा है 1,1 डाई मिथाइल। और फिर ये क्या हो गया? मैथ और एथ, तो इथाइल, क्योंकि है ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। समझ में आ रहा है? लंबी चेन अलग थी, ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट था, उस सब्स्टिट्यूएंट की ब्रांचिंग निकली हुई थी, तो हमने उसको पकड़ लिया। हमने उसकी लॉन्गेस्ट चेन बनाई, दो रिंग निकाल दी, ये मिथाइल मिथाइल है, तो 1 पे है तो 1 पे मिथाइल, फिर 1 पे मिथाइल, तो मैं क्या लिखूंगा 1,1, दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, तो 1,1 डाई मिथाइल। अब ये एक्चुअल में है क्या? ये भी तो एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट ही है, अटैच है, ये तो बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये एथ हो गया ना, तो इथेन नहीं बोलूंगा, इथाइल बोलूंगा, क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो इथाइल। तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। ये मेरा बेस्ट एफर्ट है। तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। और एक बात बताओ कि ये जो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल है, ये कौन सी पोजीशन पे? फोर्थ पोजीशन पे, तो नाम क्या होगा? फोर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। फोर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल हेप्टेन। फोर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल हेप्टेन, ठीक है। क्लियर हुआ? अब नीचे देखो, नीचे यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है और इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या करा हुआ है? ये वही कार्बन की चेन है ना, ये वही ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप, इस बार इसको नीचे भी लगा दिया, तो बहुत इजी है। इसका नाम हमने क्या निकाला था? 1,1 डाई, डाई मिथाइल था, डाई मिथाइल इथाइल, ये निकाला था। इसका नाम भी वही होगा, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, है ना। और ये दोनों किस नंबर पे है? फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? फोर्थ पोजीशन पे इस बार दो स्ट्रक्चर है, पहले तो एक ही थी तो डायरेक्ट लिख दिया 4 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, पर यहां पर हम बोल रहे हैं कि फोर्थ पोजीशन पे इस बार दो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है, और अगर दो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है तो क्या लिखोगे? डाई। अरे डाई तो नॉर्मल के लिए यूज करते हैं, है ना। इस बार हम यूज करेंगे बिस। क्या यूज करेंगे? बिस। दो के लिए बिस, तीन के लिए ट्रिस, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स की बात होगी ना, कॉम्प्लेक्स की, तो डाई ट्राई तो बच्चे वाली चीज है, कॉम्प्लेक्स की बात होगी तो बिस ट्रिस, ठीक है। तो 4,4, क्योंकि 4 पोजीशन पे दो बार है, तो 4,4 कितनी बार है? दो बार, तो बिस क्या है? दो बार। 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, और हेप्टेन का हेप्टेन। क्या ये बात क्लियर हुई? ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। अब आपको वो जो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू थे ना, वो बहुत इजी लगेंगे। प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटुइन है, कुछ भी नहीं लगेगा वो। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्लोज चेन हमारे पास आ गई, तो क्लोज चेन आ गई तो भैया ये वाला यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है साइक्लो, और अगर सब्सटीट्यूएंट है तो ये वाला भी यूज होगा। मेथड प्रोब्यूट तो यूज होते ही हैं, प्राइमरी सफिक्स में एल्केन 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 बताने ही होते हैं, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स भी यूज करेंगे ही सही। जैसे यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, और 3 कार्बन में यहाँ पर जो पहला कार्बन है उसके साथ CH3 लगा हुआ है। अगर यहाँ पर ऐसे खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ने का मतलब है कि ये R ग्रुप है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप है, मतलब कि जैसे आपका CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, CH3, ठीक।
तो कितने कार्बन है? 3। पर यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत में क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है, तो 1 मिथाइल। फिर अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो लगाएं। हाँ सर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, देखो तो 1 मिथाइल साइक्लो। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3, 3 कार्बन है सर। प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है क्या? हाँ सर, अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल है, मतलब एन। हो गया, बहुत इजी था। वही काम है, बस साइक्लो लगा दो। और क्या करना, क्या है? साइक्लो लगाना है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गई, साइक्लो यूज करना है बस। अब यहां पर आप देखो, कोई सब्सटीट्यूएंट निकला हुआ है क्या? कुछ भी नहीं निकला हुआ, तो ये तो काम ही नहीं आएगा। सीधा क्या काम आएगा? साइक्लो, साइक्लो। फिर कितने कार्बन है भाई? 1 2। अच्छा, ये नंबरिंग यहीं से क्यों करी? 1 2। ये चाहता तो मैं एक के बाद दो ये भी तो कर सकता था, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन है और डबल बॉन्ड कार्बन है, तो एक इसको दिया तो दो इसी को दूंगा ना। ऐसा थोड़ी ना पीछे वाले को दे दूंगा। डबल बॉन्ड तो इसके साथ बना रहा है तो उसको दूंगा। तो एक और एक के बाद दो। ठीक, 1 2 3 4, ये नंबरिंग दे दी। अब सबसे पहले क्या लिख दिया? साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। फिर कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट लिख दिया, ब्यूट लिख दिया। डबल बॉन्ड कहां पर है? 1 पोजीशन पे, तो 1 लिख दिया। क्या है? डबल बॉन्ड, मतलब कि इन लिख दिया। तो साइक्लो ब्यूट 1 इन। क्या था इसमें? या फिर आप इसको 1 हटा के सीधा साइक्लो ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, पर 1 इसलिए बताया ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर रहे। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है भाई? 5। ठीक है, कोई ब्रांचिंग है क्या? कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। साइक्लो है क्या? बिल्कुल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो वर्ड यूज होगा, साइक्लो। कितने कार्बन है? 5, तो साइक्लोपेंटेन। सारे डबल बॉन्ड थोड़ी ना है, ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी ना है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन। अब यहाँ पर ये आप करो, क्या है इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो लिख दिया, 6 है तो हेक्स लिख दिया, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एल एन लिख दिया, साइक्लोहेक्सेन। खत्म, खत्म। करो करो भाई करो, बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो, हमेशा नंबरिंग ऐसी करो कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। अगर ये स्ट्रक्चर मेरे पास नीचे होती इस तरह से, और मैं यहां पर ये और यहां पर ये होती, अगर मैं यहां से नंबरिंग करता 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? 2। पर अगर मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड यहीं से शुरू हो जा रहा है, तो इसलिए नंबरिंग इधर से करिए। हमेशा नंबरिंग इस तरह से करो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिले। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका नामकरण करते हैं। क्या यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट है? बिल्कुल यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट है, तो सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट को ही लिखते हैं। सब्सटीट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन पे, तो 3 मिथाइल। क्या ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है? साइक्लो। क्या ये 6 कार्बन की है? हेक्स। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो हेक्स 1 इन। बहुत इजी। अब ट्रिकी क्वेश्चन देखो, जहां बच्चे मात खा जाते हैं। देखो, ये आपकी स्ट्रक्चर बना रखी है, ठीक है? क्या स्ट्रक्चर बना रखी है? 3 कार्बन है और नीचे रिंग दे रखी है, साइक्लिक रिंग। अब मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर कार्बन की लंबी चेन को डिसाइड करो। तो चेन को डिसाइड करने में आपको क्या याद है कि जब भी हम चेन को डिसाइड करते हैं, तब हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को, या फिर रिंग्स ज्यादा हो ऐसी चेन्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रायोरिटी दी, और प्रायोरिटी देने के बाद आपने इसको चेन बना लिया। ठीक, अगर ये हमारी मेन चेन बन गई, तो इसके साथ जो भी अटैच होगा, अब ये क्या हो गया? एज ए सब्सटीट्यूएंट काम आएगा, एज ए सब्सटीट्यूएंट काम आएगा। हमारी मेन चेन बन चुकी है, अब जो उसके साथ अटैच है वो एज ए सब्सटीट्यूएंट कहलाएगा, क्योंकि हमारी मेन चेन तो बन चुकी है। तो ये बेचारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था, अब एज ए सब्सटीट्यूएंट काम आएगा। और नंबरिंग मैंने यहां से क्यों करी? क्योंकि डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा छोटे नंबर देना है। तो 1 2 3, तो सबसे पहले क्या यूज करते हैं? सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट को लिखते हैं। तो क्या यहाँ पर 3rd पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट है? बिल्कुल है, तो 3। उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ? साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और कितने कार्बन की है? 1 2 3। और अगर ये सब्सटीट्यूएंट है, सब्सटीट्यूएंट 1 कार्बन का होता तो मिथाइल, 2 का होता तो इथाइल, 3 का होता तो प्रोपाइल। कितने कार्बन का है? 3 का। साइक्लिक है तो साइक्लो लिख दिया। तो 3rd पोजीशन पे साइक्लो प्रोपाइल है, क्योंकि ये एज ए सब्सटीट्यूएंट काम आ रहा है, तो इसको प्रोपाइल बोलेंगे। फिर मैथ एथ प्रोप, फिर क्या है आपका? प्रोप है, क्योंकि 3 कार्बन है और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 1 इन। वन ऑफ द ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन।
और आपके लिए वन ऑफ द इजिएस्ट हो जाएगा ये। हो जाएगा, हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हाँ, साइक्लोहेक्सेन दे रखा है। देखो अब हमने वही बात सीखी है, हमारी क्या बात सीखी है कि हमेशा चेन ऐसी बनाओ कि फंक्शनल ग्रुप को, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिले, तो बना देते हैं चेन। ये चेन बना दी, ये वापस क्या हो गया, ये वापस एज ए सब्सटीट्यूएंट यूज हो गया। और नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तो अब इसका नाम तो यार आप ऐसे ही लिख दोगे, चलो मैं आपके साथ लिखता हूँ। थर्ड पे क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो 3 साइक्लो कौन सी है? हेक्साइल है, 6 कार्बन की है, हेक्साइल। ठीक है, उसके बाद कितने कार्बन है टोटल? 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है। और लास्ट में क्या है? अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप है प्रोपेनॉल। यही है क्या? यही है। चलो भैया आगे, बच्चे से क्वेश्चन है, कर लेना, कुछ भी नहीं है। और ये आपको मैं बता चुका हूं कि अगर एक स्ट्रक्चर में 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, पोली फंक्शनल हो गया। एक ही स्ट्रक्चर में 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक तरफ है कार्बोक्सिलिक, एक तरफ है अल्कोहल, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? कार्बोक्सिलिक को प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि प्रायोरिटी के लिस्ट में, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी के लिस्ट में सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये जब आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे तो सबसे ऊपर आएगा कार्बोक्सिलिक, फिर आएगा SO3H, COOR, COCl, CONH2, CN, CHO। सारे फंक्शनल ग्रुप आपको दिखा रखे, अमाइन, अल्कोहल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और ये सारे फंक्शनल ग्रुप की आपको नेमिंग भी मैं आगे करवा चुका हूं ना भाइयों। इसलिए करवाई थी ताकि पीछे कुछ नया ना देखने को मिले। अब ये कितना इजी लग रहा होगा आपको, है ना? 2 4 बार सीखने की जरूरत है बस। एक बात और मैंने आपको बताई थी कि शुरू में जब एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप यूज किया अल्कोहल को, तो उसका ऑल यूज किया हमने। क्या यूज किया? ऑल। पर यहां पे कार्बोक्सिलिक है, तो अब इस अल्कोहल को मैं एज ए सब्सटीट्यूएंट यूज करूंगा, एज ए सब्सटीट्यूएंट। तो जब भी एज ए सब्सटीट्यूएंट यूज करूंगा, तो अब मैं ऑल थोड़ी ना लगाऊंगा, अब तो मैं इसको हाइड्रोक्सी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? हाइड्रोक्सी। तो देखो मैंने बता रखा है कि पहले मैं इसको एज ए सफिक्स लिख रहा था, क्योंकि इसके साथ कंपटीशन में कोई नहीं था, यही राजा था, तो सबसे एंड में लिखा जाता था। जैसे देखो, मैथ, एथ, ओल, एथेनॉल, खत्म, क्योंकि ओल लास्ट में लगा रहे थे। पर अब आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसलिए इस बेचारे को अब प्रीफिक्स में यूज लेंगे और हाइड्रोक्सी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हाइड्रोक्सी। वैसे ही एल्डिहाइड के लिए अगर फंक्शनल ग्रुप है तो अल बोलेंगे, नहीं तो फॉर्माइल यूज किया जाता है। कीटोन के लिए ऑन, अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, अगर नहीं है तो उसके लिए ऑक्सो यूज किया जाता है। कार्बोक्सिलिक के लिए अगर वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है तो ओइक एसिड, जैसे प्रोपेनोइक, मेथेनोइक, इथेनोइक एसिड। पर अगर वो नहीं कर रहा तो कार्बोक्सी बोला जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई सर, कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है, पॉली फंक्शनल ग्रुप है, तो जो प्रायोरिटी वाला है वही असली फंक्शनल ग्रुप होगा। और जो बेचारा प्रायोरिटी पे नहीं है, जो बेचारा प्रायोरिटी पे नहीं है, उसको एज ए सब्सटीट्यूएंट यूज करेंगे। और सब्सटीट्यूएंट में ये रहे नाम। जैसे अगर अल्कोहल का जो OH है, पहले तो उसको ऑल कहते थे, पर अब उसको क्या कहेंगे? एज ए सब्सटीट्यूएंट में उसको हाइड्रोक्सी कहेंगे। चलिए तो नामकरण करते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट ही लिखते हैं और फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3 4 5। तो 5 पे क्या है? हाइड्रोक्सी। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। पेंट, ओइक एसिड, तो पेंटेन ओइक एसिड, क्योंकि एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। क्या इसमें कोई दिक्कत थी? बहुत इजी है, बहुत इजी। मजाक लगेगा अब तो ये आपको। 1 2 3 4, 4 कार्बन है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन। और अल्कोहल है तो ऑल। अब NO2 को क्या एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज लेना है? NO2 को आगे लिखना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो नाइट्रो, फिर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, फिर ये 4 कार्बन की तो ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, अब देखो इसको, देखो ये भी और इजी। बताओ भाई कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। नंबरिंग कर दो भाई, 1 2 3 4 5, कैसे भी कर दो। ठीक है, क्या बोलोगे? 5 कार्बन है। सबसे पहले ये साइक्लो है, बिल्कुल साइक्लो है। 5 कार्बन की ये पेंट, सारे एल्केन है, एन। और अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप ओल। ठीक है, इनके नाम आप देखना। एरोमेटिक कंपाउंड्स आ गए। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके डबल बॉन्ड शिफ्ट करते हैं, जिसके पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो अकल रूल को फॉलो करते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गई बेंजीन। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड बहुत तेज शिफ्टिंग करते हैं, इसलिए उसको इस तरह से भी लिखा जाता है।
ये हो गया मिथाइल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल बेंजीन, ठीक है। ये हो गया बेंजीन के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, तो यहाँ पे लिख दिया 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, इसको CH3 कर लो, ठीक है। फिर आगे देखो आप 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, 1 पे है 3 पे है, बहुत ईजी है। 1,2 1,3 1 पे और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्लियर। तो ये हो गया बेंजीन, ये हो गया मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को बोलते हैं टोलीन। अगर आपसे कोई बोले टोलीन क्या होता है तो आपको बोल देना बेंजीन के ऊपर CH3। आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आपको काम आएगा, अगर आपको कोई बोले टोलीन तो आपको बोल देना है बेंजीन के ऊपर CH3, तो ये हो गया टोलीन। फिर जाइलिन मतलब कि बेंजीन के ऊपर CH3 फिर मेटाजाइलिन, तो ये मेटा पोजिशन होती है। चलो ये भी सिखा देता हूँ, बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कुछ भी लगा दो आप, है ना, कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। ये होती है ऑर्थो पोजीशन, इसके अगले वाली होती है मेटा पोजीशन, ये होती है पेरा पोजीशन, क्लियर। ऑर्थो मेटा पेरा, बोलो मेरे साथ, ऑर्थो मेटा पेरा। पर पर मेरी क्लास में आए हो ना, और सिखाऊंगा। अगर ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगाओ, जैसे मान लीजिए CHO यहाँ पे लगाओ, तो इसकी जस्ट अगली वाली ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पेरा। मतलब इतना याद रखो कि जिस पोजीशन पे भी फंक्शनल ग्रुप लगा है उसकी अगली वाली ऑर्थो हो जाएगी, उसकी अगली वाली क्या हो जाएगी, ऑर्थो हो जाएगी। ध्यान से सुनो और समझो। यहाँ पे लगा CHO तो ये ऑर्थो हो गई, ये मेटा हो गई, ये पेरा हो गई, और इसके सामने वाली भी ऑर्थो मेटा, क्लियर। अब अगर फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए यहाँ पे लगा है, ये CHO है, तो इसके साइड वाली ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पेरा, और ऑर्थो के सामने ऑर्थो, मेटा के सामने मेटा। इस तरह से होता है, जहां भी फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके जस्ट साइड में ऑर्थो, उसके आगे मेटा, उसके आगे पेरा, खत्म। इतना याद रखना है, ये पोजीशंस होती है ऑर्थो मेटा पेरा। टोलिन पूछूंगा याद है, बेंजीन के ऊपर CH3। जाइलिन पूछूंगा याद है, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। और अगर मैं मेटा जाइलिन पूछूंगा मतलब मेटा पोजीशन पे क्या लगा है आपका, CH3। नेक्स्ट है आपका फिनोल। फिनोल भी याद करो, देखो क्या क्या याद करना है, बेंजीन, टोलिन, और अब फिनोल की बारी आ गई। बेंजीन के ऊपर OH, और फिनोल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक, बेटा मैं बोल रहा हूं कार्बोलिक एसिड, क्या बोल रहा हूं, कार्बोलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक तो ये है। फिनोल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक मत कर देना, फिनोल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। जब आप आगे सेमेस्टर्स में जाओगे तब आपको पढ़ना होगा एसिडिटी ऑफ फिनोल वगैरह वगैरह, तो मजा आएगा आपको। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है एनिसोल। एनिसोल का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर OCH3, क्या बोलोगे, प्यार से बोलना, OCH3, अरे OCH3। तो बेंजीन के ऊपर OCH3 मतलब कि एनिसोल, क्या हो गया, एनिसोल। और बेंजीन के ऊपर सिर्फ CH3 तो क्या हो गया, टोलिन। और बेंजीन के ऊपर OH तो अल्कोहल, ये सब आपको याद करना है। बेंजीन के ऊपर OH तो अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH3 तो टोलिन, बेंजीन के ऊपर OCH3 तो एनिसोल, ठीक है। बाकी ये तो इजी है, क्लोरोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन है और एल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड, है ना। और बेंजीन के ऊपर COOH तो बेंजोइक एसिड। क्या क्या याद करना है मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4, ये भी याद करना ही है, कि याद तो सारे ही करने हैं, सारे ही करने हैं, है ना। सब आएंगे, सब आएंगे आगे, जब आप आगे सेमेस्टर्स में आओगे सब आएंगे। आपको एनिलीन आएगा, नाइट्रोबेंजीन आएगा, एसिडोफिनोन आएगा, बेंजोइक एसिड आएगा, बेंजल्डिहाइड आएगा, ठीक है। चलिए, इसमें तो कुछ भी नहीं, बस नाम दे रखे हैं कि हाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर के नाम है, इसमें इतना कुछ नहीं है। जैसे आप देख लो 2 पे नाइट्रो ग्रुप है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया, फिर ये क्या है, फिनोल ही तो है, ये फिनोल लिख दिया। फिर आप देखो 3 पे नाइट्रो ग्रुप है और ये पूरी स्ट्रक्चर फिनोल है तो फिनोल लिख दिया, इसलिए आपको याद करा रहा हूँ। अभी देखो पूरी स्ट्रक्चर बेंजोइक एसिड है और 2 पे क्या है, नाइट्रो, तो 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड,